आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, मेरी अब आ वारिस रही सर है, से। अब जी आ सर, रही है मेरी आपको। वारिस। जी सर, मेरी वारिस जी से बात हो गई है, वो भी आपको कॉल कर रहे हैं सर। अच्छा अच्छा जो अच्छा। है MMTTC के हैं वारिस जी, उनसे बात जी हो गई है जी। सर मेरी। ये सर आप मेरे नंबर पे शेयर कर सकते हैं, तो आप प्लीज मेरे नंबर पे कर दीजिए शेयर। नहीं, मैं तो नहीं कर पाऊंगा अभी। अब तो मैं चाह रहा हूँ कि जितना जल्दी से स्क्रीन शेयर हो जाए। अच्छा सर। हाँ। तब अब उनका कॉल आ जाए तो फिर बात हो जाएगी हाँ इंशाल्लाह। सर, वो आपको बात करने के लिए बस मैंने कह दिया उनसे। मैंने सारे मोबाइल अपने ऑन कर रखे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ भाई। वालेकुम सलाम जी, बताएं। ये हमारा, हमने जो है वो, हैज इट कम और नॉट? स्क्रीन इज बीइंग शेयर्ड और नॉट? शेयर्ड सर। शेयर, तो बस हो गया।
थैंक यू, बट इट इज नॉट कमिंग माई साइड, तो मुझे प्रॉब्लम यस है। सर प्लीज आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। नहीं कैमरा तो मैं, अरे यार ये कहाँ चला गया, इसको हाइड करो। कैमरा तो मेरा ऑन है। अच्छा ओके, अब ऑन हुआ नहीं हुआ? सर अभी ऑफ है सर। अरे अब ऑन हुआ नहीं हुआ? सर ऑन हो गया लेकिन आपका फेस नहीं दिख रहा सर, अभी ब्लैक दिख रही है स्क्रीन। ये भी तो मुझे भाई, ये तो ये भी है, ये भी है, और अब फिर क्या मसला है? सर आपका कैमरा बैक तो नहीं है कहीं, या कैमरे पे कुछ लगा हुआ है ऐसा नहीं कुछ? कैमरा तो ठीक है हमारा। सर शटर ऑन कीजिए, आयुष्मान जी कहना है शटर ऑन कीजिए सर। हाँ, शटर ऑन कीजिए, कैमरा का शटर ऑन कीजिए सर। कैमरा का शटर ऑन करना पड़ेगा। ये आयुष्मान जी कहाँ से होता एक है? मिनट, एक ऊपर जो स्लाइडर होता है उसको ऑन कर लीजिए सर, आप उसे ओपन कर लीजिए अगर लैपटॉप से ऑन है। ज्वाइन कर रहे हैं तो। हाँ सर बस, सर आ आप गया? दिख रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, यस सर यस सर। ओके, थैंक यू। बट आई एम नॉट गेटिंग माय पीपीटी। यस सर यस सर। सारा, सर आपकी पीपीटी नहीं दिख रही है, आप स्क्रीन दिख रही है सर आपको सिर्फ। तो दिख रहे, मुझे नहीं दिख रहे, तो फिर मैं क्या करूंगा? हाँ सर आपको पीपीटी आप ऑन कीजिए तो उससे हमें आप दिखेंगे, लेकिन आप अपने आप को नहीं देख सकते, पीपीटी आपको कोई बात दिखेगी। नहीं, अरे हमारा जी पीपीटी ऑन सर। कर दो यार। सर कैमरा ऑन कर दीजिए प्लीज, जिससे हम आपको देख सकते नहीं हैं। कैमरा तो ऑन है। जी सर अभी अब ऑफ पीपीटी हो गया सर आपको। अब यस सर पीपीटी दिख पीपीटी रहा है दिख रही है। आपको? बस ठीक सर है, बस पीपीटी खत्म। दिख रही है। सर आपका, आप हम आपको नहीं देख पा रहे हैं सर, प्लीज कैमरा ऑन कर अब दीजिए देख आप। पा रहे हैं? नहीं सर आप कैमरा सर, हाँ यस सर यस सर यस सर, चलिए थैंक हम यू। आपको देख पा अभी रहे इसको हैं। अभी इसको डाउन हो जाए। अब दोनों चीजें देख रहे हैं। हाँ हाँ दोनों सर चीजें देख रहे हैं सर अब। सर चलिए आप पीपीटी सर आप पीपीटी ऑन कर लीजिए बस, अब ठीक हो गया। ठीक, यस सर बिल्कुल सर, चलिए बिल्कुल बढ़िया। चलिए, थैंक जी यू। सर थैंक यू सर थैंक यू। तो करने यहाँ पर साथियों डमरू, यहाँ डमरू, यहाँ यहाँ यहाँ। ओके, राइट, ठीक है हाँ ओके। सर मैं स्टार्ट करती हूँ, स्टार्ट करूँ सर मैं अब, हाँ यदि यस आपकी यस। अनुमति। थैंक यू सर। आज हमारे बीच में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद खालिद आजम जी मौजूद हैं। सर एक ऐसे विषय के विद्वान हैं, सर का जो ज्ञान और अनुभव है वो शिक्षा के लिए अनमोल धरोहर है। सर का व्याख्यान आज 21वीं सदी के कौशल पर है। सृजनशीलता, आलोचनात्मक सोच, संचार और सहयोग, वास्तव में इन्हीं कौशलों पर मार्गदर्शन देने के लिए सर आज हमारे बीच उपस्थित हैं। सर हम सबको विश्वास है कि आपके विचार न केवल हमारी सोच को नई दिशा देंगे, बल्कि हमें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार भी करेंगे। सर की क्लास शुरू करने से पहले मैं सर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आप फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च में डीन रह चुके हैं। साथ ही आप डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में चेयरमैन रहे हैं। आपको 37 से अधिक वर्षों का शिक्षण अनुभव है तथा आपने निजवा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी ओमान में भी लगभग 5 वर्षों तक अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। आपको सेल्स, रिटेल, रिसर्च मेथोलॉजी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्षेत्र में महारत हासिल है। आपने 35 से अधिक नेशनल एवं इंटरनेशनल सेमिनार अटेंड किए हैं। आपकी 60 से अधिक नेशनल एवं इंटरनेशनल पेपर जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। आपने 10 से अधिक कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं। आप लगभग 15 कोर्सेज में रिसोर्स पर्सन के रूप में आपकी भूमिका रही है। आप 7 से अधिक कमेटी में एक्सपर्ट के रूप में कार्यरत हैं। आपने लगभग 30 पीएचडी सुपरवाइज की हैं तथा 20 अभी प्रगति पर हैं। 105 से अधिक एमबीए डिजर्टेशन आपके कर्म हुए हैं। इसके अतिरिक्त आप एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग, एएमयू कोर्ट के मेंबर रहे हैं। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी
MLS यूनिवर्सिटी उदयपुर की फैकल्टी में भी कॉमर्स एवं मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के रूप में कार्यरत हैं। सर का बायोडेटा सिर्फ इतना सा नहीं है बल्कि इतना विस्तृत है कि यदि मैं उसका हर पॉइंट बताने लगी तो शायद कई घंटे लगेंगे, और हमारा ये जो छोटा सा टाइम मिला है हमें सर से पढ़ने का, ये हमारे लिए समय पूरा समाप्ति हो जाएगा। तो इसलिए बस मैं इसको यही करती, लेकिन सर जो है, सर का विवरण जो देना वो एक सूरज को दीपक दिखाने के समान है। सर आप आज हमें इतने महत्वपूर्ण विषय पर व्याख्यान देंगे। पूरी शॉर्ट टर्म कोर्स की तरफ से सर मैं आपका बहुत ही स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सर 2 लाइनें हैं सर आपके लिए। ज्ञान के दीप से होगा नव निर्माण, ज्ञान के दीप से होगा नव निर्माण। 21वीं सेंचुरी स्किल है इसका प्रावधान। खालिद सर का करते हैं हम अभिनंदन, आपके विचारों से सजेगा उज्जवल भविष्य का मंथन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू सर। Thank you very much. Such a lofty introduction. I would like to say that whatever she has said, she has so many things she has included, and no doubt I have worked for more than 40 years in teaching, and so many things are there. And by the grace of God, I have got the opportunity to serve outside India also. And whatever skill I am having, I would like to share with you. And then after the discussions that will also take place. Now see, अच्छा ये बता, पहले एक नंबर तो ये बता दीजिए कि हिंदी में बात चलेगी या अंग्रेजी में बात चलेगी, जिसमें आप ज्यादा लोग कंफर्टेबल। मैं तो अंग्रेजी में कंफर्टेबल हूँ। बाइलिंगुअल कर लीजिए। बाइलिंगुअल ठीक है, बीच बीच में बाइलिंगुअल चलेगा, और so that there should not be any problem in understanding the things. But most of the things are there in English, so ज्यादातर अंग्रेजी में ही होगी बात। नो मैटर सर, ठीक है। तो देखिए ऐसा है कि अभी जो आप लोगों का ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, जो ओरिएंटेशन है या रिफ्रेशर टाइप का जो भी नेचर है, उसमें एक कंपोनेंट है जो NEP कहलाता है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब ये 21st सेंचुरी स्किल्स की बात है। कभी कभी हम जब ये प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसमें ये सोचना पड़ता है कि भाई आखिर वाई वी आर गोइंग फॉर दिस 21st सेंचुरी स्किल्स, और NEP से इसका क्या ताल्लुक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव यू द ब्रीफ आइडिया अबाउट दिस NEP डॉक्यूमेंट। ये जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है NEP का, ये मैं कहता हूँ कि जितने भी हमारे यंगर कलीग्स हैं जिन्होंने अभी प्रोफेशन ज्वाइन किया है, 5 साल 10 साल से इसमें काम कर रहे हैं टीचिंग में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, उनको एक बार इस डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहिए। इट रिक्वायर्स एटलीस्ट रीडिंग मेनी टाइम्स ऑफ कोर्स व्हेन यू आर गोइंग टू मेक प्रेजेंटेशन ऑन दैट, बट एटलीस्ट वंस वी शुड रीड इट। क्या हो कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसमें जो पहले की जो पॉलिसीज रही हैं उसको बहुत हद तक इन्होंने इम्प्रूव कर दिया है, और इतना ज़्यादा किया है कि बहुत सारी चीज़ें इन्होंने पास्ट से ली हैं, एंशिएंट से ली हैं, और उसको लुकिंग फॉरवर्ड, उसको व्हाट आर द चैलेंजेस कमिंग बिफोर अस एंड द कमिंग जनरेशंस, दे हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर पॉलिसी। तो थोड़ा पॉलिसी पे भी बात होनी चाहिए। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि आप लोग 4-5 रोज आपका कोर्स चल चुका है, तो NEP में आप लोगों ने अच्छी महारत हासिल कर लिया होगा। जो रिसोर्स पर्सन रहे होंगे उन लोगों ने जरूर NEP के बारे में आपको बताया होगा कि क्या है, इसमें क्या कंटेंट्स है, इसमें क्या कमी है, क्या ज्यादती है, बहुत सारी चीजें बताई होंगी। लेकिन मेरा फोकस इसमें चूंकि जो स्किल है उस स्किल की तरफ होगा, इसलिए मैं थोड़ा चाहता हूँ कि इसमें आप जो NEP के मेन जो फीचर्स हैं, जो उसका विजन है, उसमें जो टीचर्स के जो रिक्वायरमेंट है, फिर स्टूडेंट्स के जो रिक्वायरमेंट है, उसको एक बार सरसरी तौर पे, मैं उसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन सरसरी तौर पे एक आइडिया हो जाए, ताकि वी शुड बी एबल टू लिंक व्हाटएवर आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस लाइफ स्किल्स एंड द कंटेम्परेरी लाइफ स्किल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंचुरी, सो दैट वी विल बी एबल टू एसिमिलेट दीज टू थिंग्स टुगेदर। अदरवाइज ऐसा लगता है कि ये कोई स्टैंड अलोन कोई बात है, जो ठीक है आप स्किल पे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन NEP के प्रोग्राम में स्किल की बात करना क्यों जरूरी है, क्या है उसमें, NEP में क्या है, सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस स्किल पार्ट। वो थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू, आई वुड लाइक टू प्लेस बिफोर यू।
ये देखिए हमारा विजन जो है, एनईपी का विजन जो है वो ये कहता है कि नेशनल एजुकेशन सिस्टम रूटेड इन इंडियन इथोस दैट कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब ये कह रहा है कि इंडियन इथोस जो है, तो अब इंडियन इथोस का जो सिस्टम को डीप रूटेड जो हमारा पुराना चला आ रहा है, दैट कंट्रीब्यूट्स टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज भारत, सस्टेनेबिलिटी इनटू इक्विटेबल वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी। अब ये जो बात कह रहे हैं, हमारा विजन जो है एनईपी का, वो कह रहा है कि हमें वाइब्रेंट, इक्विटेबल, विच शुड बी इक्वल टू ऑल, वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी डेवलप करना है। कैसे करना है? बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल एंड देयर बाइंग इंडिया मेकिंग अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। अब इसमें जितनी चीज, अब ये देखिए कि फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट एंड वेयर वी हैव टू गो, इन बिटवीन वी आर। तो इंडियन इथोस वो हमारा बहुत पुराना सिस्टम चला रहा है, जो एंशियंट टाइम से, इफ यू आर गोइंग टू सी द सिविलाइजेशन ऑफ दिस ग्लोब, तो उसमें कुछ सिविलाइजेशन है जिसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं एंड वी कंसीडर दैट ओके दीज आर द वेरी ओल्ड सिविलाइजेशंस। उसमें हमारा इजिप्शियन सिविलाइजेशन आता है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा सिविलाइजेशन है जो इसकी बात करता है। वो कितना पुराना है पता नहीं, तो वहां से हम बात करें। लेकिन जो कुछ भी हमारे पास है मौजूद, चाहे वो वैदिक लिटरेचर में हो या उसके बाद के लिटरेचर में, वहां से लेके नाउ वी आर टॉकिंग दैट इट शुड बी सस्टेनेबल, जो भी है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। इट शुड बी इक्विटेबल, ये हर आदमी के लिए, सबको बराबर बराबर, और इट्स नॉट इक्वल, इक्विटेबल, करीब करीब बराबर बराबर हम लोग जिसको वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी, ऐसा नहीं कोई स्टैटिक टाइप की चीज हो एक सोसाइटी, नो। जो सोसाइटी में नॉलेज तो हमेशा एक्सपेंड होने वाली चीज है, इट इज अ लाइट, इट इज गोइंग टू एक्सपेंड, इट इज गोइंग टू एक्सटेंड। तो नॉलेज का जो वाइब्रेंस है उसको हमको रिकॉग्नाइज, ये पॉलिसी रिकॉग्नाइज करता है बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन। अब फिर यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हम ये कह रहा है कि हाई क्वालिटी एजुकेशन हमको प्रोवाइड करना है। देयर बाय, अब ये जो 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 गोल है, अब उस गोल को थोड़ा विजुअलाइज कीजिए। thereby making India a global knowledge super power। अब यहाँ पे नॉलेज सुपर पावर, जो पहले कभी हम थे, अब हम अभी पोजीशन हमारी वो नहीं है अच्छी पोजीशन नो डाउट, लेकिन वो अभी नहीं है जो हम हमारी पहले थी, और हम अब हमको उस पोजीशन को रीगेन करना है। तो ये हमारा पूरा विजन है एनईपी का। अब इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, what we have to do and what is needed at this stage, but the vision should be understood, what we want, what is our objectives, what is our vision, what is our mission, what we want to achieve during this period of time till this policy is going to be extended। अब यहाँ पे देखिए ये कहता है कि deep rooted pride in Indian, not only in thought but also in spirit, intellect and deed, as well as to develop knowledge, skill, values and dispositions that support responsible commitment to human rights, sustainable development and living and global well-being, thereby reflecting truly global citizen। अब आप इस डॉक्यूमेंट को देखिए और इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को देख लीजिए। ये जो इन्विजन कर रहा है कि डीप रूटेड प्राइड इन बीइंग इंडियन, ये हमें ये प्राइड होना चाहिए। वी हैव टू इंस्टिल इन द स्टूडेंट्स, नॉट ओनली इन थॉट बट आल्सो इन स्पिरिट, इन इंटेलेक्ट, इन डीड, एज वेल एज टू डेवलप नॉलेज। अब ये तो एक चीज हो गई जो हमारे इंटरनल है, जो विच आर इंटरनल टू द इंडिविजुअल। इट इज इन द, इट शुड बी इन आवर स्पिरिट, इट शुड बी इन आवर इंटेलेक्ट। वंस इट इज कमिंग इन आवर इंटेलेक्ट, then we will be able to relate our ancient past, we will be able to relate our ancient achievements with the coming period and deeds, as well as develop knowledge at the same time। we will have to develop knowledge, सिर्फ knowledge नहीं, skill also, value also, इसको भी develop करना है। ये सिर्फ ऐसा नहीं पुरानी value पे हम टिके रहेंगे। we will have to develop values and disposition that support responsible commitment to human rights, sustainable development, global well-being and making it a truly global citizen। ये एक इंडिविजुअल के लिए इतनी चीजें कही जा रही हैं
ही शुड बी हैविंग प्राइड इन बीइंग इंडियन, तो हमारा पीछे से चला आ रहा है और हमको आगे डेवलप करना है नॉलेज, स्किल, वैल्यूज, वी हैव टू डेवलप दैट so that we should not be only remaining Indian only. This is not the vision. Vision is we should be the truly global citizen. हमें सिर्फ हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी नहीं माना जाना चाहिए. We are trying that we should be recognized as a global citizen. जहाँ दुनिया में कहीं भी कोई चीज हो रही हो, तो अगर वही है कि सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है, ये दर्द हमारे दिल में पैदा होना चाहिए. ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक विजन है. इट टॉक्स अबाउट द ग्लोबल सिटीजनशिप. तो ये जो इसका विजन है, ये मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि इसके बेसिस पे फिर देखिए कि हमारा स्किल क्या होगा और हम उसको कैसे डेवलप करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हायर एजुकेशन में. आई विल नॉट टॉक अबाउट द स्कूल एजुकेशन, आई विल बी गोइंग विद द हायर एजुकेशन. पॉलिसी envisages that the curriculum pedagogy of our institution must develop among the students deep sense of respect towards the fundamental duties and constitutional values, bonding with one's country and a conscious awareness of one's roles and responsibilities in changing world. हमें अपना रोल समझना है इस बढ़ती हुई दुनिया में. What is in the बदलती हुई दुनिया में हमारा क्या रोल है. At the same time, fundamental duties, constitutional values, इसका एक डीप सेंस ऑफ रेस्पेक्ट होना चाहिए. ये इसमें जो बात कही जा रही है कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है उसमें हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. ये बहुत ही, अगर आप इसको बहुत अगर ध्यान से सोचें इस पे, ये तो एक चीज है जो एक वर्ड्स हैं जो हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, उधर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखिए कि इसमें चीजें कितनी चीजों को, इट लुक्स टू बी कम्प्लीटली इंक्लूसिव, कि कोई चीज छोड़ी नहीं गई है कहीं भी. आपको ऐसा नहीं है कि भाई अरे हमें तो डायरेक्शन ही नहीं दिया गया, हमें तो कुछ चीजें बताई ही नहीं गई, अरे हमें तो ये पता नहीं था. ऐसा कुछ छोड़ा नहीं गया इस पॉलिसी में. जिस तरह की बात इसमें कही गई है, दैट इज रियली वंडरफुल. अब देखिए हाई क्वालिटी, अब इसको इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कि यूनिवर्सल हाई क्वालिटी एजुकेशन इज नीडेड for the good of the see here whatever I have made the bold. This high quality education needed for the good of the individual, the society, the country and the world. अब ये देखिए हमने कहीं भी अपने आप को लिमिट नहीं किया है कि मैं हूँ, मेरा मुल्क है, मेरी कम्युनिटी है, मेरी सोसाइटी है. हमने अपने आप को लिमिट नहीं किया, हमें अपने आप को लिमिट नहीं करना है. We have to extend outside, so for the good of the individual, the society, the country, and not only that, it is for the world also. तो ये ग्लोबल विजन है जो इस एजुकेशन पॉलिसी में रखा गया है. अब सवाल यह है कि इस ग्लोबल विजन को अचीव करने के लिए हमें क्या करना है, स्टूडेंट्स को क्या करना है, और इसमें हमारा रोल क्या होगा, इसमें हमें फिर स्किल की क्या जरूरत, कौन कौन सी स्किल्स हमें चाहिए. तो ये जो एनईपी के अंदर में इसको जब हम लोग डिस्कस करते हैं कि 21st सेंचुरी स्किल्स क्या हैं, उसमें इसको भी देखना बहुत जरूरी है. इसलिए कि जो एजुकेशन पॉलिसी है वो इसके बारे में क्या कहता है. आवर एबिलिटी शुड बी टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल एंड इट विल डिटरमिन द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री. तो ये एक बात है. फिर यहाँ कह रहे हैं कि इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रोमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी. अब यहाँ पे एक चीज और आगे की बात कही जा रही है कि वी हैव टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन. ये बात तो पहले भी कही गई जो अभी तक हमने बात की है उसमें. एंड इट शुड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज. ये नहीं है कि ठीक है कॉलेज में पढ़ लिया, यूनिवर्सिटी पढ़ लिया, अब आप खत्म हो गया, आप फिर आगे कुछ करना है. जो करना है वो काम करना है, पैसे कमाने हैं, घर बनाना है, जिंदगी गुजारनी है, फैमिली को लीड करना है, सोसाइटी. ये नहीं कह रहा, ये कह रहा है लाइफ लॉन्ग लर्निंग के प्रोसेस को हमको इम्प्रूव करना है. ऐसा नहीं कि हम लर्निंग को एक स्टेज पे छोड़ देंगे, जहाँ पे हम पहुंच गए, डिग्री मिल गई, बात खत्म. ऐसा नहीं है. ये कह रहे हैं कि वी हैव टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रोमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग. जो है ये दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. और यही उस स्किल को हॉर्न करेगा व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. Such a lofty goal will require the entire education system to be reconfigured to support and foster learning
so that all the critical target and goal of development can be achieved. तो इन सब चीजों का हासिल करने के लिए उन्होंने कहा कि हमें सबको फिर रिकॉन्फ़िगर करना पड़ेगा एजुकेशन सिस्टम को. वी हैव टू रिकॉन्फ़िगर दैट एंड वी आर डूइंग दिस. द गवर्नमेंट इज bent upon doing that and it is doing. Education must move towards less content, more towards learning about how to think critically. हम आप यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहे हैं कि ये जो लर्निंग है ये लेस कंटेंट है, ठीक है, बट इट शुड बी मोर टुवर्ड्स लर्निंग अबाउट हाउ टू थिंक क्रिटिकली. ऐसा नहीं कि कोई चीज हमारे सामने आए हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो कहने नहीं, आप उसको क्रिटिकली इवेल्युएट कीजिए. सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ टू बी क्रिएटिव एंड मल्टीडिसिप्लिनरी. अब ये जितने फीचर्स बताए जा रहे हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी बेसिस पे मैं आगे बात करूंगा कि लर्निंग अबाउट हाउ टू थिंक क्रिटिकली एंड सॉल्व प्रॉब्लम, हाउ टू बी क्रिएटिव एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एंड हाउ टू इनोवेट, एडैप्ट, एब्जॉर्ब न्यू मटेरियल इन नोवेल एंड चेंजिंग फील्ड्स. अब ये जितनी भी चीजें कही जा रही हैं, क्रिटिकल थिंकिंग की बात में कह रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कह रहे हैं, क्रिएटिव थिंकिंग की बात कर रहे हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात कह रहे हैं, एडेप्टिबिलिटी की बात कह रहे हैं, एब्जॉर्प्शन की बात कह रहे हैं, एंड द नोवेल फील्ड ऑफ चेंजिंग वर्ल्ड. पेडागोजी मस्ट इवॉल्व टू मेक एजुकेशन मोर एक्सपीरियंशियल. अब यहाँ पे देखिए जो बात कही जा रही है ये हमारे काम की बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं ये कि पेडागोजी जो भी हम इस्तेमाल करेंगे, जो मेथड ऑफ जो टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग जिसको हम लोग कहते हैं, पेडागोजी इज द टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, इट मस्ट इवॉल्व टू मेक एजुकेशन मोर एक्सपीरियंशियल. अब इसमें एक्सपेरिमेंटेशन है, एक्सपीरियंशियल बेस्ड है, होलिस्टिक, इट शुड बी इंक्लूसिव. होलिस्टिक है पूरा कंप्लीट, इंटीग्रेटेड. ये so many things should be joined together, combined together, collaborated, inquiry driven. It is not that okay whatever is coming and we are going to consider that. It should be inquiry driven. हमें उसके पीछे फिर लगना है, उसके पीछे देखना है कि ये बात जो कही जा रही है उसमें कहाँ तक दम है, उसको हमें डिस्कवर करना है, उसके पीछे लगना है. डिस्कवरी ओरिएंटेड, लर्नर सेंटर्ड. तो जो पेडागोजी इस्तेमाल होगा वो लर्नर सेंटर्ड होगा. हम लोग भी कहते हैं कि भाई स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होना चाहिए, स्टूडेंट किस हिसाब से सीख सकता है उस हिसाब से उसको सिखाना चाहिए. तो लर्नर सेंटर, डिस्कशन बेस्ड. अब ये कहते हैं कि आप समझे जो पेडागोजी होना चाहिए वो डिस्कशन बेस्ड नहीं होना चाहिए. अब जो क्या है सरमन बेस्ड. अभी हम लोगों का क्या लेक्चर मेथड वो हम लोग का सरमन बेस्ड है. हम लोग कह देते हैं, लड़का सुन के चला जाता है, उसको कुछ समझ में आता है, अच्छा लगता है तो ठीक है, और कुछ चीजें उसको नहीं भी पसंद आती हैं तो वो चुप रह जाता है, कुछ बोलता नहीं. तो ये कहते हैं नहीं ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए ऐसा जो क्रिटिकल इवेल्युएशन कर सके, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग हो, वो उसको क्रिटिसाइज कर सके, उसको उसके पॉजिटिव निगेटिव्स को हम वो खुद अंडरस्टैंड कर सके. तो ये जो डिस्कशन है दैट इज गोइंग टू गिव देम, इट शुड बी फ्लेक्सिबल एंड ऑफ कोर्स दे हैव सो एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हिच दे हैव इंक्लूडेड इन द पॉलिसी, इट शुड बी एंजॉयबल आल्सो. ऐसा नहीं हो कि पता चला कि उस पर इतना बोझ हो जाए कि उसे लगे कि यार कहाँ स्कूल कॉलेज जाना ही एक बोझ है, तो उसमें मजा नहीं आए. तो इसमें मजा आना चाहिए, ही शुड एंजॉय द थिंग्स. लेकिन जो चीजें बताई जा रही हैं उसमें अगर आप इसके फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए, ये हमको स्किल की बात करेगा. वो आगे हम जब स्किल की बात करें वहां पे ये चीज काम देगी. क्रिटिकल थिंकिंग इज वन, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द अनदर वन, क्रिएटिव थिंकिंग इज द अनदर, मल्टी डिसिप्लिनरी इज द अनदर अप्रोच, adaptability is another one, then the material and novel ideas, that is another one. अब होगा क्या, इंक्वायरी ड्रिवन है, देन एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, लर्नर सेंटर्ड है, डिस्कशन बेस्ड है, एंड enjoyable also. So this is giving us a very good picture that what skills should be, what type of skills should be there and how it is going to help the student and the teachers both. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एजुकेशन पॉलिसी का इन टर्म्स ऑफ द स्किल व्हाट एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. अब देखिए कि जो पॉलिसी लेज पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल, ये क्रिएटिव थिंकिंग दैट विल बी रिक्वायर्ड. इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एजुकेशन मस्ट डेवलप not only cognitive capabilities but the foundational capability like literacy, but higher order cognitive capabilities such as critical thinking, problem solving, but also social, ethical, emotional capabilities and disposition. अब यहाँ पे जो चीजें आ रही हैं, जो सोशल है, एथिकल है, इमोशनल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज गोइंग टू क्रिएट अ सेपरेट डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ सोसाइटी, जहाँ डिसीविंग कम होगा, जहाँ चीटिंग कम होगा,
जहाँ सोसाइटी एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करेगी, एक दूसरे को एम्पैथेटिक होगी, दूसरे के बारे में सोचेगी, हर टाइम पे सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच नहीं होगा। इस तरह की चीजें आएंगी जहाँ एथिकल नॉर्म्स को हम एक्सेप्ट करेंगे, नॉट ओनली एक्सेप्ट करेंगे बट वी विल बी एबल टू प्रैक्टिस दैट। तो ये जो पार्ट है वो ये पॉलिसी का ये कहता है कि कंप्लीट हायर ऑर्डर कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज जो इंडिविजुअल्स की हैं उसको हॉर्निंग, दैट शुड बी हॉर्न बाय the methods whatever we are going to adopt for the purpose of teaching the student। करिकुलम में क्या होना है, करिकुलम में इन्होंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बात कही है। The curriculum will include art, craft, humanities, games, sports, fitness, language, literature, culture, values, in addition to science, mathematics, to develop all aspects of capabilities of learner and make education more well-rounded, useful and fulfilling to the learner। अब इसमें इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है, जितना भी हो सकता था वो सब इन्होंने इंक्लूड किया। इट इज आर्ट बेस्ड है, क्राफ्ट है, ह्यूमैनिटीज है, गेम्स है, स्पोर्ट्स, फिटनेस है, लैंग्वेज है, लिटरेचर है। अब लैंग्वेज और लिटरेचर पे बहुत लंबी बात की जा सकती है। जब तक कि लैंग्वेज है और लिटरेचर है, ये जो जो दो चीजें हैं वो तो हमारे साथ, हर इंडिविजुअल के साथ, वो जो जब बच्चा पैदा होता है वहां उसके माँ के साथ जो चीज लगी होती है। इसीलिए जो लैंग्वेज है हम उसको मदर लैंग्वेज कहते हैं। वो मदर लैंग्वेज, जो मदर की जुबान है वो जुबान हम सीखना शुरू करते हैं, वहीं से हमारी लैंग्वेज। तो एक राइटर ने तो यहाँ तक कहा कि मदर लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो माँ की दूध के साथ इंसान की जुबान तक आता है। बहुत बड़ी बात कही उसने कि ये ऐसी जुबान है, वो जुबान है जो माँ की दूध के साथ उसके जुबान तक आता है, ये मदर लैंग्वेज है। तो इसकी लर्निंग, लिटरेचर का एक अलग अपना अंदाज है। लिटरेचर के बगैर तो इसमें हिंदी में कहा गया कि जो साहित्य को परख नहीं सकता वो आंख रखते हुए अंधा है। ये हमारे पुराने राइटर्स में से किसी ने कहा, मेरा ख्याल तुलसीदास का ही है, कि जो साहित्य को परख नहीं सकता वो आंख रखते हुए अंधा। ये लिटरेचर के बारे में कही गई, हाई साउंडिंग टर्म हैज बीन यूज्ड फॉर दिस। और हम जानते हैं कि लिटरेचर का क्या रोल होता है। वो लोग जो लोग साइंस में है, जो लोग फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, उनका जो लिटरेचर है वो उनके रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे। लेकिन विदाउट लिटरेचर हाउ दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट। सब चीज जो फिगर से कम्युनिकेट नहीं होती, सब चीज डायग्राम से कम्युनिकेट नहीं होगा। डायग्राम विल हेल्प, दैट इज देयर। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वी कैन एक्सप्लेन सो मेनी थिंग्स, बट एट द सेम टाइम वी आर यूजिंग लिटरेचर। ये जो लिटरेचर है, लैंग्वेज है, तो करिकुलम जो है वो इन सारी चीजों को इंक्लूड कर रहा है। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि टू डेवलप ह्यूमन बीइंग, वो ह्यूमन बीइंग जो ग्लोबल सिटीजन बन सके, जिसको अपने पास्ट पे, जिसको अपने प्रेजेंट पे, जिसको अपने फ्यूचर पे, जिसको नाज हो, जिसको कहा जाए उर्दू में कि जिसको अपने जो माजी है उस पे, जो मुस्तकबिल है उस पे नाज हो। ऐसा सिस्टम हमको देने की जरूरत है। ये हमारा एजुकेशन पॉलिसी कहता है कि करिकुलम शुड बी डिजाइन लाइक दैट। एजुकेशन मस्ट बिल्ड कैरेक्टर, इनेबल लर्नर टू be ethical, rational, compassionate, caring, while at the same time prepare them for gainful, fulfilling employment also। हम इसको नहीं छोड़ सकते। आदमी को जॉब चाहिए, उसको पैसा कमाना है, उसको जिंदगी गुजारनी है, उसको सही तरीके से जिंदगी गुजारनी है। तो ये चीजें, इसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, इसको हम छोड़ नहीं सकते। एथिकल, सोशल, सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन शी शुड ऑल्सो बी हैविंग दिस एम्प्लॉयबिलिटी विद द पर्सन। तो पॉलिसी ने इसको भी रिकॉग्नाइज किया है। अब देखिए पॉलिसी क्या कहता है। टीचर्स के बारे में सुनिए। अब हम लोग यहाँ हैं। द टीचर्स मस्ट बी द सेंटर ऑफ फंडामेंटल रिफॉर्म इन द एजुकेशन सिस्टम। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी मस्ट हेल्प री-एस्टैब्लिश टीचर एट ऑल लेवल्स एज द मोस्ट रेस्पेक्टेड एंड एसेंशियल मेंबर ऑफ आवर सोसाइटी। इस बात को, जिसको हमारे यहाँ कहा गया कि साहब गुरु गोविंद दाऊ खरे काकू लागे पाए, ये जो पोजीशन है, जो टीचर की जो पुराने पीरियड से चला रहा है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में, ये कह रहे हैं कि मस्ट हेल्प री-एस्टैब्लिश। ये सिर्फ एस्टैब्लिश करने की बात नहीं कर रहे, ये कह रहा है कि ये डाउन हो चुका है। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग, दे आर एम्फसाइजिंग ऑन दिस, दैट दिस पोजीशन दैट शुड बी री-एस्टैब्लिश द टीचर एट ऑल लेवल्स एज द मोस्ट रेस्पेक्टेड and essential member of our society, because they truly shape our next generation of citizens। तो टीचर्स के बारे में भी हमारा एजुकेशन पॉलिसी बहुत क्लियर है।
और उनके स्टेटस को रिकॉग्नाइज करता है और ये कहता है कि उनका जो स्टेटस है उसको हमको रीएस्टेब्लिश करना है। जाहिर सी बात है उसमें फिर हमारे जो भी चीज़ें उनके रिक्वायरमेंट्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनका फाइनेंशियल डेवलपमेंट हो, उनका मेंटल डेवलपमेंट हो, उनका ग्रोथ हो, उनके हेल्थ केयर के प्रोविजंस का ध्यान दिया जाए। मेनी थिंग्स आर देयर बट द पॉलिसी completely states about it. The very important part is this, that what the policy says about the teacher. Now see, it must do everything to empower teacher and help them to their job as effectively as possible. The new education policy must help recruit. Now see here the sentence, whatever they have used. The new education policy must help recruit the very best and brightest, and you can see the superlative degree which they have used. The new education policy must recruit the very best. Now, it's not only the best, it is the very best and the brightest to enter the teaching profession at all levels, maybe school, maybe college, maybe university, maybe research organization, maybe academy, whatever. By ensuring livelihood and the livelihood that should be ensured. ये नहीं हो कि पता चला बेचारा भूखा घूम रहा है, साइकिल पे टहल रहा है और उसके खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं हो रहा है और हम उससे उम्मीद करते हैं कि साहब उसका वो जो एजुकेशन देगा वो हमारे आने वाले जनरेशन को आसमान पे बिठा देगा। ऐसा नहीं है। वो ये कहते हैं कि नहीं, वी हैव टू इंश्योर दैट द लाइवलीहुड दे शुड हैव द रेस्पेक्टफुल लाइफ। तो रेस्पेक्ट है, डिग्निटी है, ऑटोनोमी है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज हियर कि उनकी एक ऑटोनोमी है, उनका एक स्टेटस है, while also instilling in the system basic methods of quality control and accountability. अब ये क्वालिटी कंट्रोल अकाउंटेबिलिटी को हम नहीं छोड़ेंगे, ये भी जरूरत है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि हायर एजुकेशन सिस्टम में जो टीचर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसकी हम लोग रैंकिंग करते हैं। तो उसमें नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल है हमारा, नैक है, वो इसको एक्रेडिट करता है। वहां जब जाते हैं एक्रेडिटेशन में तो इंस्टीट्यूशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तो देखते ही हैं, उसके साथ ये भी हम लोग देखते हैं कि इनके पास जो टीचर हैं उसमें कितने लोग पीएचडी हैं, कितने लोगों के पब्लिकेशंस है, कितने लोगों का पेटेंट है, कितने लोग। वी आर गोइंग तो हम जब यहाँ लाइवलीहुड, रेस्पेक्ट, डिग्निटी इनकी बात करते हैं, ऑटोनॉमी की बात करते हैं, वहाँ ये भी है कि सिस्टम उनके क्वालिटी कंट्रोल को भी चेक करे। ये नहीं है कि 45 मिनट की क्लास है तो 10 मिनट लेट पहुंचे, 5 मिनट अटेंडेंस लिया, 5 मिनट पहले छोड़ दिया, इस बीच में 2 लतीफे सुनाए, 2 एक जोक हुआ और उसके बाद चल दिए, तो ये नहीं चलेगा। तो जहाँ हमारी डिग्निटी की बात की जा रही है, हमारे लाइवलीहुड की बात की जा रही है, वहाँ क्वालिटी कंट्रोल की भी बात की जा रही है, अकाउंटेबिलिटी की भी बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कि हमें बस आपने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, आपने टाइम पास कर दिया, बात खत्म होगी। ये सिस्टम कहता है नहीं, ये नहीं चलेगा। You should be accountable to whatever assignments have been given to you. तो ये एक अच्छी बात है। पॉलिसी स्टूडेंट्स के बारे में कहते हैं कि द न्यू एजुकेशन पॉलिसी मस्ट प्रोवाइड टू ऑल स्टूडेंट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑफ देयर रेजिडेंस। जनरली हम लोग डिवाइड करते हैं कि रूरल में, अर्बन में देयर इज अ डिफरेंस, तो उसको इन्होंने बिल्कुल रिकॉग्नाइज किया है कि हम उसके इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑफ रेजिडेंस हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे विद पर्टिकुलर फोकस ऑन हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड, डिसएडवांटेज, अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स हैं, उन पे फोकस होगा। तो उसमें जो भी ग्रुप्स आते हैं, जो भी क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, लेकिन पॉलिसी इस बात को क्लियर करता है। उसके बाद कहता है कि ये एजुकेशन जो है वो ग्रेट लेवलर है, सबको बराबर कर देता है। जो हैव्स हैं एंड हैव नॉट्स हैं, दे आर गोइंग टू मेक देम इक्वल एंड इज द बेस्ट टूल फॉर अचीविंग इकोनॉमिक एंड सोशल मोबिलिटी, इंक्लूजन, इक्वालिटी। एजुकेशन के बारे में इन्होंने एक लाइन बहुत अच्छी बात कही है। Initiative must be in place to ensure that all students from such group, despite inherent obstacles, उसमें कमियां हैं, are provided various targeted opportunities to enter and excel in the educational system. उनके लिए पूरा टारगेटेड अपॉर्चुनिटी उनके लिए क्रिएट करना ताकि वो उस एजुकेशन सिस्टम में एक्सेल कर सकें। अब इसमें चलिए मैं अब ये ऐसा है कि देयर आर 21 प्रिंसिपल्स। ये एजुकेशन पॉलिसी अगर आप इसको पढ़ के देखें, बहुत आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। और जो पॉइंट्स उन्होंने इंक्लूड किए हैं, जिसके बेसिस पे उन्होंने ये एनईपी डेवलप किया है, उसमें 21 प्रिंसिपल्स उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं। मैंने इसमें से 6 से लेके 11 तक प्रिंसिपल नोट किया जो हमारे काम के, जिसके बेसिस पे हम आगे की बात कर लेंगे, जिससे कि टाइम भी थोड़ा कम रह जाता है। लेकिन एक तो पहला इन्होंने, ये 6ठा पॉइंट है उनकी लिस्ट में, मैंने उसी लिस्ट में इसको हमने उसमें कोई काट पीट नहीं किया।
emphasis on conceptual understanding. ये कह रहे हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, रादर देन रॉट लर्निंग, रट्टा लगा के पास करना, इम्तिहान बेस पास करना और एग्जामिनेशन लेड लर्निंग, वो कहते हैं नहीं ये नहीं चलेगा, हमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को देना है, दैट वी हैव। ये जो 7वां पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग टू बी एनकरेज्ड। कि आपको लॉजिकल डिसीजन मेकिंग करना है, इनोवेट करना है, तो उसके लिए क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग आना चाहिए। ये सब स्किल्स हैं जो आगे हम बात करेंगे। एथिक्स एंड ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज लाइक एम्पैथी, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, क्लीनलीनेस, कर्टसी, डेमोक्रेटिक स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ सर्विस, respect for public property, scientific temper, liberty, responsibility, pluralism, equality and justice, ये सारे कंपोनेंट लेके इन्होंने पॉलिसी बनाई है। अब ये देखिए कि कितनी चीजें इन्होंने इंक्लूड की, एटलीस्ट इन राइटिंग दे हैव मेड इट क्लियर कि हमारा प्रिंसिपल जो इस एनईपी को बनाने में है वो क्या रहा है। अब इसमें ये सारी चीजें आप देखिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, उसको भी इन्होंने बाकायदे लिख दिया है, उसको छोड़ा नहीं है। लाइक क्लीनलीनेस, कर्टसी है, डेमोक्रेटिक स्पिरिट है, रेस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी। अब पता चला आपने स्ट्राइक किया, जाके ट्रेन में आग लगा दिया, बस स्टैंड पे आग लगा दिया, पोस्ट ऑफिस को जला दिया, तो भाई पब्लिक प्रॉपर्टी है, सारे लोग उससे इन्वॉल्व हैं, हर आदमी उसको यूज करता है, आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उसका जो है उसको रिस्पेक्ट करना, उसको बचाना, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे वहम, जिसको हम लोग कहते हैं वहम है बहुत सारी चीजों का, तो हम लोग उसको लेके चलते हैं। जब अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, हमारे सामने से अगर काली बिल्ली चली गई तो मैंने गाड़ी रोक दी, भाई कोई दूसरा आदमी गुजर जाए तो मैं गुजरूं। अब ये इसमें कोई साइंटिफिक टेम्पर तो है नहीं, एक तो ये, अब इसको एक तो वहम हो, हमारे साथ भी है, आपके साथ भी, आप में भी होगा बहुत लोगों के साथ, अरे साहब वो बिल्ली दिख गई, अब तो काम ही नहीं होगा, जाना ही क्यों। अब एक वहम है, कोई साइंटिफिक चीज नहीं समझ में आती उसमें। तो ये कहते हैं कि भाई साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो, आजादी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, प्लुरलिज्म, we have to accept other people's also, their views, their ideas, their religion, their customs, their caste and the caste, the things related with their caste. Pluralism, they say like this, कि एक घर आपका है तो दूसरा घर जो किसी और का है, आपको मालूम है उनके घर का कल्चर अलग है, हमारे घर का कल्चर अलग है, बट वी आर नॉट गोइंग टू क्रॉस ईच अदर, वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट ईच अदर। प्लुरलिज्म यही कहता है, इक्वलिटी है, सबको जस्टिस है, सब एवरीबॉडी इज इक्वल। तो ये जो पॉलिसी है जो बनाया गया है, उसका जो प्रिंसिपल्स अगर आप देखिए और उसको ध्यान से अगर आप पढ़िए तो आपको मजा भी आएगा और आपको लगेगा कि भाई कितनी मेहनत की गई है इस चीज को डेवलप करने, कहाँ की चीजें इन्होंने इसमें इंक्लूड की है, उसके बाद उसको डेवलप किया। प्रोमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअल तो हिंदुस्तानी सभी होते हैं, लेकिन उनकी मदर लैंग्वेज है, एक नेशनल लैंग्वेज है, एक हमारी कॉन्टैक्ट की अंग्रेजी लैंग्वेज है, तो मल्टीलिंगुअल तो हम लोग होते ही हैं। उसके अलावा फिर कुछ चीजें जो है वो हमारे जो रिलीजन से आती हैं, जैसे मंत्र उच्चारण है तो वो संस्कृत लैंग्वेज में है, तो हम उसको यूज करते हैं। मुस्लिम जो है वो कुरानी जो अरबिक है उसको यूज करते हैं। तो प्रोमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज, अब इन्होंने जो वर्ड यूज किया है, ये द पावर ऑफ लैंग्वेज, इसको ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि लैंग्वेज में जो एक पावर है, और जाहिर सी बात है हर आदमी की जो जुबान है वो आदमी उस जुबान से अटैच है। टीचिंग लर्निंग में उसको इस लाइफ स्किल, अब ये देखिए बहुत कायदे की बात इन्होंने कही है कि लाइफ स्किल सच एज कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, टीम वर्क, रेजिलियंस, इसको भी इस पॉलिसी में इंक्लूड किया गया। They have clearly talked about this life skill. This is the 10th point of the policy on which we generally discuss the life skills related with the 21st century. The focus on the regular formative assessment of learning rather than the summative assessment. तो ये कोचिंग कल्चर, इसको भगाना, इसको खत्म करना, ये आगे उन्होंने 2024 में जब इंक्लूड किया उसका बात है। ये बिजनेस, ये बैकग्राउंड है जिस बैकग्राउंड में हम लोगों ने बिजनेस, हम लोगों को बिजनेस इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देखा है। अब जो बात आ रहा है ये देखिए, ये मैंने कोशिश किया है, आई हैव ट्राइड सो दैट वी शुड बी मेड इजी। अब जो लाइफ स्किल है जिस पे बात करनी है, ये है क्या? एक बात, ये लाइफ स्किल क्यों इम्पोर्टेंट है, ये दूसरा पार्ट है जिसको डिस्कस करेंगे। अब लाइफ स्किल जो फॉर स्टूडेंट्स क्या है,
वो थोड़ा सा उसमें ध्यान रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ स्किल का। वो है जब चारवां जो चौथा पॉइंट है हमारा, कोर लाइफ स्किल बाय WHO। ये एक इंडिकेटर है विच इज गोइंग टू हेल्प अस। और उसके बाद कुछ और जो लाइफ स्किल्स हैं उसको भी हमने टेकअप किया है। तो आई वुड लाइक टू गो फास्टर एट सम स्टेजेस। उसके बाद फिर जो 2 पॉइंट जो है ना, 5वां 6ठा, इसको मैं थोड़ा थोड़ा और इंक्लूड करना चाहूँगा, which will help us in knowing that, okay, as a part of the university teaching, the college teachers, what we have to do, what is expected from us, and similarly, what is expected from the student. Now I am coming to the life skill part. The NEP part I wanted to discuss with you because once the background is clear, it will be easy for us to understand that, okay, what it is and why we are emphasizing so much on this life skill in 21st century and what are those life skills. तो ये अभी अब आते हैं हम, जो एक स्लाइड इधर आएगा। ये कहते हैं कि लाइफ स्किल क्या है, जो डेली अप्स एंड डाउन्स है लाइफ का, उसको आप कैसे हैंडल करते हैं। लाइफ स्किल्स आर बेसिकली द टूल्स दैट पीपल नीड टू डील विद द लाइफ्स अप्स एंड डाउन्स। इट इज अबाउट मेकिंग वाइज डिसीजन, अंडरस्टैंडिंग व्हाट शेप्स अस एंड ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स ऑफ आवर डेली लाइफ। तो ये जो है वो स्किल जो हमें वाइज डिसीजन लेने में मदद करता है, जो अप्स एंड डाउन्स हैं लाइफ के उसको समझने में मदद करता है, अंडरस्टैंडिंग व्हाट अप्स एंड डाउन्स आर, और जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं लाइफ के उसको हैंडल करने में मदद करता है, वो हमारा लाइफ स्किल है। तो ये बहुत सिंपल सा एक लाइफ स्किल है क्या, ये डेली अप्स एंड डाउन्स है, उसके बाद जो वाइज डिसीजन मेकिंग है, अंडरस्टैंडिंग और शेपिंग अप द अप्स एंड डाउन्स ऑफ दिस लाइफ स्किल। वाई लाइफ स्किल्स आर इम्पोर्टेंट, देखिए हम लोग लाइफ स्किल देख रहे हैं तो उसको देख रहे हैं स्टूडेंट, टीचर और यूनिवर्सिटी सिस्टम में। दैट्स व्हाई आई हैव ट्राइड टू मेंशन इट in that particular, that we are as a teacher, there are the students who are before us and we have to handle that. तो improved academic performance, ये लाइफ स्किल अगर हम सीख लेते हैं तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये हमारे एकेडमिक परफॉर्मेंस को अच्छा कर देगा। लाइफ स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनहांसिंग लर्निंग एंड एंगेजमेंट, पर्सनल ग्रोथ है, ये आपका सेल्फ अवेयरनेस है, कॉन्फिडेंस है, रेजिलियंस है, आप इसको इम्प्रूव कर देगा। इनहेंस मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, ये आपके फिजिकल हेल्थ को और मेंटल हेल्थ को, बिकॉज यू नो द स्किल, यू नो द टूल्स एंड टेक्निक्स, हाउ टू हैंडल देम, तो उसमें फिर आपके लिए बहुत आसानी हो जाता है। तो आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है उसको डैमेज नहीं करेगा ये। ग्रेटर सक्सेस इन लाइफ, एवरीबॉडी वांट्स दैट देयर शुड बी सक्सेस इन हिज लाइफ, so that success he will be able to get that, so we are considering that one. So the greater success in life, so that part is there, it is needed for this purpose. Career readiness, because there are students, so they should go for their career. They may be the entrepreneur, they may be joining the administrative services, they may be joining their own business, so whatever is the case. Life skills like critical thinking, communication, problem solving are highly valued at the workplaces, wherever they work. Positive social interaction, such as empathy, communication, they help a student build positive relationship and contribute to their communities and society. So here are skills. Life skills for a student, अब इसमें जाहिर सी बात है, they are empowering to navigate everyday challenges and build fulfilling life. These skills are crucial for academic success, personal well-being, and future career prospects. So for both of them, it serves as a guiding light, simplifying, clarifying everything by offering clarity and simplicity. ये देखिए ये बहुत important है। Now I have taken these 10 core life skills which has been given by WHO. Now the question is that what this WHO and why I have taken this from this WHO, the definition, because we all are in academics, we know the nature of this definition or the conceptual understanding. See, as far as the definitions are concerned, there are many people, those who are in academics, they design their own definition, and that is also used for so many purposes. In management, we are using the definition given by F.W. Taylor or Fayol or like that. But at the same time, there are different functional areas in business which we are talking. For example, if I am teaching marketing, so if marketing association
American Marketing Association is going to define any term, we are going to consider that. If suppose I am taking up the course of accounting in business, so if suppose Chartered Accountants Institute of India is giving this, the definition of certain terms, so we are going to accept. So there are certain bodies which we are finding, those who are going to help us, and they are going to design. And there are committees which they form time to time, and they are called the definition committee. So they are going to define the terminology. WHO is one. This is the health organization, World Health Organization. Naturally, once it is a health organization, so it will be working, or it will be talking in terms of health only. We are considering like that. But sometimes they are so much comprehensive that not only this mental health, but it is the physical plus mental health. They are covering both. So WHO is also one type of organization which is covering the physical health and the mental health. And based on that, they have given these core life skills which are needed by the people to lead a happy, healthy life. They are like this. It is going to give boost in their career, and it is going to help them whatever the things they are doing. So this part is here. The first thing I have emboldened some of them, because sometimes we discuss them in the light that, okay, if 1 or 2 points I have to discuss, then that can be made. So sometimes it happens. But today I would like to discuss the points on equal pattern. I'm not going to stress on 1 or 2. Self-awareness. They say that this is also the life skill. Self-awareness is going to help us. So this is the first one. I will discuss what it is and in brief. Empathy. Okay, so put your feet in the other shoes, and then you will be able to learn, okay, where the shoe pinches. So we say about the empathy. आप दूसरे के जूते में अपना पैर रख के देखिए कि वो जूता कहाँ काटता है, तो आपको पता चलेगा कि भाई उसे कितनी तकलीफ है, कहाँ से हो रही है, और उसके हिसाब से फिर आप उसके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. क्रिटिकल थिंकिंग, उनका कहना है कि ये जो थिंकिंग है उसको वो क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए. Nowadays critical thinking has become very much important because the data are available. Information overload. We are completely overloaded with information. एक चीज आप कुछ खोलिए, आप वीडियो देखना चाहें YouTube पे चले जाइए, आप एक चीज टाइप कीजिए, so many things will be coming. अब अगर गूगल पे चले जाइए, पता नहीं क्या क्या चीजें आपको दिखा देगा वो. अब AI आ गया, अब इसने तो और भी बहुत सारी चीजें कर रखी हैं. वो लोग जिनकी तस्वीरें कभी कहीं दिख जाती थी, उन्होंने ऐसे बना रखा है, AI से ऐसा क्रिएट कर दिया जैसे अभी वो आपसे बात कर रहे हैं, जस्ट टॉकिंग विद यू. तो क्रिटिकल थिंकिंग एक है. दूसरा है क्रिएटिव थिंकिंग. तो क्रिएटिव थिंकिंग में थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स. मेरे को लग रहा कि तुम कह रहे हो कि अभी 3:30 ही बजे हैं, 4:30, मतलब मेरा it is a creative thinking. That is so you are going to be the creative person. तो वो important है. Decision making, आपको हर स्टेज पर डिसाइड करना है. Every day we are taking different type of decisions. So that is going to help us in understanding how the decision will be made. There are many problems which we are facing on the daily basis sometimes, or these problems are occurring on some occasions. तो problem solving उसको कैसे करना है, क्या methods हो सकते हैं. Effective communication. You may be having so many ideas with you, very intelligent person you may be, and you are knowing the things that, okay, this can be done. But if you are not able to communicate with the other people, other party, whatever ideas you are having, it is not going to help. It is neither going to help you nor the other party. So effective communication, that is very important. How are you going to handle that? Interpersonal relationships, it's very important in the present condition. Why? Because most of the things we are doing, we are the group work that works. So this group work is important. So interpersonal relationship, that is very important. Then we are living in the stressful situation. So many things are there which are before us, and they create a stress among us. So the coping, how are you going to handle that? And coping with the emotions. So WHO has given these 10 skills. And they say that, okay, these are the core skills. Now try to see from the policy document. And I have highlighted, I have emphasized these parts there also. Self-awareness, they have talked about that. Empathy, they have also talked about that. Critical thinking, creative thinking, decision-making, problem-solving.
they have said at many places these different terms: communication, interpersonal relationship, coping with the emotions and the stress. So the skills, whatever are here, which have been identified by the WHO, our new education policy at some stage with sometimes more stress or over stress, and sometimes with less stress, they have already identified and kept them in their policy document. That's why whenever we are talking about NEP, the life skill and its requirement, that becomes important. So that's why I have first of all tried to give you the background of our NEP, because you are going through this NEP led discussions. So that part I have given, and then after I am coming to this. In case of this, now see the self-awareness. Understanding one's strength, weakness, emotion, and motivation. See, it is very important. We have seen in our teaching career and as the students also. There are many students whom I still remember, they started the preparation for the civil services. And they put 2 years, 3 years, sometimes 4 years also, and they could not qualify even the preliminary examination. The problem was that they could not identify that where is their strength and what are their weaknesses. They were simply fascinated by the position IAS, IPS, IFS, and all that. Without recognizing their strength, without recognizing their weaknesses, they have started their journey and they could not reach the destination. So the self-awareness, it is a skill, and that is needed in case of the individual. See, if you are going to ask, I know, and most of you will be knowing, there was one poet from our Urdu department who has written the song of 3 movies, the Hindi movies. And most of you would have seen, at least one of these 3 you would have seen. His name was Umrao Jan, where Rekha acted as Umrao Jan. And the song was written by Mr. Shahryar. So one time, there was one of my friend and he said that, okay, we have to go to Shahryar. And because he was having some literary work to be done by him. So I also went because we were living in the same colony. So we went to him on Sunday and we met him and we discussed with so many things with him that, okay, this is a poetry book by some person, and you will have to write the preface of that. So he kept it and he said that, see, I am writing poetry. He said very clearly. He said that I am writing poetry and it fascinates me. But you know that sometimes the poets, if you are going to ask them to write the prose, they are not that much successful. So it is the strength of that poet that he is writing poetry. And it is his weakness that he is not considering that, okay, I will be able to write that type of prose, that whatever I am able to write in terms of poetry. So the strength and the weaknesses, they are the part of the individual. They are there with them. We have to identify that. In case of business, whenever any organization is being developed, the very first thing which is being asked that, okay, what is your core competence? What is your core competence? That you have to identify. In some organizations, we find that the core competence is the people who are working with them. There are many schools which we have seen, and our teachers, they used to tell us that you can go to the city area. We were from the rural school. So they used to say that go to the Zilai school, a very huge building you will be finding. Go to that school, you will find that, okay, it's a very huge building and so many things are there. But how far the teachers are dedicated, that is important. They used to say, because our school was not having even the concrete rooftop at that time. So they used to say that, okay, but here the teachers, they are committed. They are very good teachers here. So the strength and weaknesses, either it is an institution or it is the individual, that will have to be recognized. In case of individual, the life skill, the WHO says that we have to be self-aware.
that where I am weak, and I should recognize that, and I should work upon that. If suppose I am weak, then I should go for treatment. I should go for some type of help so that this weakness should go. And if I am having a strength in some certain things, I should practice that so that I should be much stronger and I would be able to deliver the goods in a better manner. What are the emotions? What are good and what is bad? So what are our motivations? Which motivates me? Your emotion, your motivation, that motivation is very important for the individual. See, recently I have seen one movie, most of you would have seen, because I am very much fascinated by these Hindi movies. There is one Hindi movie, and the name of this Sultan. Okay, there is one song. खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरे खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून. So this junoon is nothing but it is the motivation. So that junoon, that passion, what is that? The person was having passion for the wrestling. So that passion important. That's self-awareness. That is very important. Where I am weak, what can I do? So that part is important. This is a life skill which we have to inculcate, which we have to instill in our student. As a teacher, we will have to consider like this. As a teacher also, we will have to consider that what is our strength in ourselves. Some people, they are very good researcher. And I know in our university, very good researcher, very nice papers, Scopus Index. At that time, that was not that much important. Okay, it was published in US, Germany and all that. So a number of publications, they used to be considered that, okay, that. But the student of his class used to say, he is a very learned person, but he is of no purpose for us. Why? Because he is just white elephant. He is not able to teach as a teacher should be. So that is also, he was a very good researcher, but as a teacher, not that good. You can say, if the crude word we can use, so he was a failure as a teacher. So the self-awareness, that is very important. And this is a skill which the individual, and sometimes we say that if this skill is not with the individual, go and search the person who can identify it for you. So this skill is very important. Empathy, understanding and sharing the feelings of others. This is the simple word, okay, what the others are feeling. You should consider it for yourself. And then after see what problems are there. Then only you will be able to help the other people. So this is also a skill, very important skill in case of social life. We have to develop them. Then the empathy part. Now see, this is the third one, which I will, because the time is short and I have to finish that also. And so see here, in case of this critical thinking, analyzing information objectively and making sound judgment. So there are two things which have been considered here. Whatever information are coming before us, we have to objectively assess that. It is not that, okay, we are not going to have my own opinion based. It is not. Whatever facts are there, based on those facts, try to analyze it. Don't put your emotions into that. Your emotions are there. We are going to recognize. That is also a skill. But don't put your emotion. Otherwise, it will not be the truth. So if you are going to have just certain things we are going to include and certain things we are going to exclude, that will not help. Whatever information are coming, so some may be wrong also, some may be manipulated, some may be overstated. Many type of information, they have got their own status in different ways. So in that case, so there is one poet, his name was Krishna Bihari Noor. So Krishna Bihari Noor from Lucknow, he used to do poetry in Urdu. So he has written one couplet, very small one. Two lines of that I still recognize. I remember. He used to say that सच घटे या बढ़े सच नहीं रहता, सच घटे या बढ़े सच नहीं रहता, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं. तो सच को अगर सच रहना है तो उसको कम नहीं होना है, उसको ज्यादा नहीं होना है. तो ये सच कहाँ से आएगा? ये ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग से आता है.
जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसको ऑब्जेक्टिवली आप असेस कीजिए, उसके बाद आपको जजमेंट आप लगाइए एंड मेकिंग साउंड जजमेंट्स। उसके बेसिस पे फिर आप साउंड जजमेंट लीजिए। आप उसमें अपना लगाइए या कुछ कम कर दीजिए, कुछ ज्यादा कर दीजिए, ये नहीं चलेगा। क्रिटिकल थिंकिंग कहता है तो ऑब्जेक्टिवली कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आ रही है तो आप उसको क्रिटिकली इवेलुएट कीजिए। उस पर कंप्लीटली आप जस्ट ठीक है भाई जो कहा जा रहा है, जो फला आदमी कह रहा है तो हम उसको मान ले रहे हैं, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग इसको, इस अप्रोच को नहीं मानता है। तो लाइफ स्किल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को हमें असेस करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिवली। वी विल हैव टू चेक दैट एंड देन आफ्टर वी विल बी इन ए पोजीशन टू सी दैट ओके व्हाट जजमेंट्स वी आर गोइंग टू हैव। उसके बाद फिर आता है क्रिएटिव थिंकिंग। क्या है? जनरेटिंग न्यू आइडियाज एंड सॉल्यूशंस। अब इसमें क्रिएटिव थिंकिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं, उसमें हम लोग कहते हैं कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जो है वो क्रिएटिव थिंकिंग है। अब कोई भी एक चीज चला रहा है, कोई एक प्रोसेस आ रहा है, आपने उसको मान लिया, आपने कहा भाई ठीक है ये इसी तरह से चलेगा। वो ये क्रिटिकल थिंकिंग वाले कहते हैं कि नहीं, ये क्रिएटिव वाले कहते हैं कि नहीं, आप एक नई चीज लेके आइए। और जब तक क्रिएटिव थिंकिंग आएगी इनोवेशन के थ्रू, इट विल गिव द बर्थ टू द इनोवेशन। तो जब आप कोई भी चीज, नई चीज सोचेंगे, अब जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम लोग देते हैं कि जो बॉटल है ना, जो पानी का बोतल है, ये चाहे बिस्लेरी का हो, किंगफिशर का हो या एक्वाफेना हो, ये सारे बोतल हमारे जो आ रहे थे वो चाहे 200 ml के हो, 500 ml का हो या 1 लीटर का हो, वो सब के सब राउंड शेप में आते थे। all the companies they used to manufacture round shaped bottle for the purpose of drinking water supply। अब एक कंपनी ने क्या किया, उसने कहा कि नहीं भाई क्या जरूरी है कोई सब राउंड शेप में ही दिया जाए। उन्होंने क्रिएटिव थिंकिंग लगाई, उन्होंने कहा कि नहीं स्क्वायर शेप में देते हैं। नाउ वी आर फाइंडिंग देयर इज वन कंपनी इन द नेम ऑफ क्लियर, दे आर सप्लाइंग इन द स्क्वायर टाइप ऑफ बोतल। ये क्रिएटिव थिंकिंग का रिजल्ट है ये सारा बोतल गोल ही हो, कोई जरूरी तो नहीं है, तो हम किसी दूसरे शेप में भी दे सकते हैं। एंड वी शुड सी दैट ओके वेदर इट इज सक्सेसफुल और नॉट, एंड पीपल हैव एक्सेप्टेड। हम लोग अब जो राउंड शेप बोतल भी आ रहा है, उसके साथ चौकोर बोतल भी आ रहा है, लेकिन दिस इज रिजल्ट ऑफ द क्रिएटिव थिंक। अगर आप कोका कोला की पुरानी बोतल देखें, जो बॉटलिंग है, हम लोग मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में हम लोग पढ़ाते हैं, ब्रांडिंग में, कि जब पैकेजिंग जब करते हैं तो उसमें पैकेजिंग की क्या शेप होती है। अब अगर पुराना बोतल जो कोका कोला बिफोर 1977, जिन लोगों ने देखा होगा, वो बहुत सारे लोग आप लोगों में होंगे जो उसके बाद के हैं, तो बिफोर 1977 जब कोका कोला बोतल सप्लाई होता था तो एक ही शेप में आता था। बीच का जो हिस्सा होता था वो पतला होता था, ऊपर का हिस्सा मोटा होता था, नीचे का हिस्सा मोटा होता था। आज कोका कोला का बोतल उस शेप में नहीं आ रहा है। अब प्लास्टिक का बोतल उस जमाने में जो ग्लास टम्बलर बोतल, ग्लास बोतल्स होते थे, प्लास्टिक का इतना यूज नहीं था। लेकिन अब हर तरह के बोतल आ रहे हैं, राउंड शेप में भी बोतल आ रहे हैं। जो क्रिएटिव थिंकिंग ये है कि आउट ऑफ बॉक्स, कोई जरूरी नहीं है कि जो चीज चली आ रही है बस हम उसी पर अटके रहे, उसी को कहें नहीं भाई ये चला तो ये बहुत अच्छा है, अब इसमें कुछ करना नहीं है, तो वो नहीं चलता। ये कह रहे हैं नहीं, लाइफ स्किल में आपको यू हैव टू बी क्रिएटिव। आप कोशिश कीजिए, आप ट्राई टू थिंक। नेचर ने जो ब्रेन दिया है ना, उसमें इतनी ताकत दे रखी है, इतने उसमें सेल्स हैं, कितने मरने के बाद भी उसमें इतने सेल्स एक्टिव रहते हैं कि बहुत लंबे पीरियड तक हम उससे काम लेते हैं। There are many people whom we have seen and more than 90 years or 95 years of age, they are mentally active and alert। उनको बहुत सारी चीजें नई भी याद है, पुरानी तो याद है ही। तो ये जो क्रिएटिव थिंकिंग का जो पार्ट है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस शुड बी इनकलकेटेड अमंग द स्टूडेंट्स एज ए टीचर ऑल्सो। अब हर बार, अब क्या है, टीचिंग में हम लोग पहले कहते थे, जो पुराने टीचर थे हमारे, एक बार नोट्स बना लिया तो पहले साल नोट्स बना लिया, एक साल उस नोट्स को देख के पढ़ाया, अगले साल उसको बगैर देखे हुए पढ़ाया, और उसके बाद 30 साल तक उसी को पढ़ाते रहे बस। तो हम लोग कहते थे भाई इन्होंने पढ़ाया 1 साल तक है और बाकी के 30 साल इन्होंने उसकी प्रैक्टिस की है, बस उसको उसी को जो है, तो इनका एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, 1 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, उस बार रिपीट किया इन्होंने। इनका एक्सपीरियंस जो है वो रिपीटेड एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर टीचिंग है। तो जो क्रिएटिव थिंकिंग है, न्यू वेज ऑफ delivery the thing, new ways of learning, उसको understanding, this is the important thing। अच्छा, अब देखिए डिसीजन मेकिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको लाइफ से आप किसी भी हालत में इसको आप हटा नहीं सकते।
हर स्टेज पे आपको डिसीजन लेना है। एवरी डे वी आर टेकिंग हंड्रेड्स ऑफ डिसीजन। वो छोटा डिसीजन होगा, बड़ा डिसीजन होगा, वो चाहे टूथपेस्ट में कॉलगेट लेना है, या उसके बाद क्लोजअप लेना है, या हमें डाबर का लेना है, वहां से लेके हमारे जूते चप्पल से लेके हमारे ड्रेस तक ये डिसीजन हमारे चलते रहते हैं। क्या क्या खाना पीना रहना, बहुत सारे डिसीजंस हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो हम लोग डिसीजन बात करें, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग। लेकिन हम वो डिसीजन, उस डिसीजन की बात कर रहे हैं, उस स्किल की बात कर रहे हैं जहां हमें डिफरेंट ऑप्शंस को डेवलप करना है, और उस ऑप्शन को डेवलप करने के बाद उसमें हमको चॉइस करना है कि भाई इसमें से सबसे अच्छा कौन होगा, मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव which can be implemented at this time, we have to identify and use it। वो उसमें यह है कि अल्टरनेटिव का जनरेट करना, अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करना, उसके बाद उसकी इम्प्लायबिलिटी, उसके एप्लीकेशन, उसको देखना, उसके बाद फिर उसके बेसिस पे डिसीजन लेना। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कभी कभी ऐसा होता है कि चीजें हमको समझ में आ रही होती हैं कि ये सही है, ये गलत है, लेकिन उसके बावजूद हम वो डिसीजन लेते हैं जो गलत है। लेकिन हम डिसीजन लेते हैं, हमें पता है, अंदर से हमारा दिल कहता है कि भाई ये सही तो नहीं है, लेकिन हम क्या करें यार, हमारी फैमिली है, क्या करें, ये हमारा दोस्त है यार, ये हमारा पड़ोसी है, या ये हमारा, इसने हमारे साथ पहले ये हमारे साथ एहसान है, इसने हमारी मदद की थी, हमने उसके, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम देखते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो फिर उसके बाद ये भी कहते हैं हम लोग कि भाई डिसीजन तो हमेशा करवा ही होता है, आपको कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा, कभी कभी अच्छा, कभी कभी बुरा, तो डिसीजन तो लेकर। लेकिन जब आप उसको इन्फॉर्म डिसीजन की बात करते हैं, इन्फॉर्म चॉइस की बात करते हैं, तो उसमें ये चीज आती है कि यू हैव टू जनरेट एडिशनल इंफॉर्मेशन सो दैट यू शुड टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये प्रॉब्लम तो आते रहे, ये डिसीजन के मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग दोनों हम लोग के मैनेजमेंट में ये साथ चलते हैं कि भाई डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटीज भी हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, दोनों को हम लोग प्रॉब्लम ही मान के चलते हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटीज आर अपॉर्चुनिटीज, देखिए अब वो अपॉर्चुनिटीज और प्रॉब्लम में भी अपॉर्चुनिटी निकल आता है। अब अभी हम लोग ने कोविड पीरियड देखा है, तो 2020 से लेके 22 तक कोविड का पीरियड देखा है। कोविड पीरियड में अब जब इनिशियल, आपको याद होगा जब ये स्टार्ट हुआ कोविड पीरियड, तो उन्होंने कहा भाई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, और भाई 6 फीट की दूरी रखो एक दूसरे में, ठीक। उसका फिर उन्होंने कहा कि साहब ये जो है आप बार बार अपना हाथ धुलते रहिए, किसी से धुलिए, साबुन से धुलिए। अच्छा भाई, और वो थोड़ा सा अजीब लगता था भाई बार बार करना, तो उन्होंने कहा नहीं सैनिटाइजर हो तो उसे आप कर लीजिए। अब ये जो कंपनी है, जो केमिकल की कंपनी है, या जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स कंपनीज थी उस टाइम पे, उन्होंने क्या किया, जो दवाइयाँ चल रही हैं, जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट चल रहे हैं, उन्होंने सब ने लॉन्च कर दिया सैनिटाइजर। जिस कंपनी का भी देखिए, डिटॉल का भी सैनिटाइजर आ रहा है, डाइवर का भी आ रहा है, गोदरेज का भी आ रहा है, सबके सैनिटाइजर आ गए। तो एक कोविड है, लेकिन दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी है, वो उसने दे हैव कन्वर्टेड इनटू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब जो बांग्लादेश ने उस टाइम पे बहुत फायदा ये उठाया कि उनके यहाँ बांग्लादेश में जो इंडस्ट्री है उनके यहाँ, वो गारमेंट इंडस्ट्री बहुत डेवलप है, और गारमेंट में मिल्स तो नहीं है, लेकिन उनके यहाँ जो कपड़े आते हैं उसको, क्योंकि लेबर चीप है, तो दे आर यूजिंग दैट द स्किल फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ गारमेंट्स। जब कोविड आया तो अब कौन पॉइंट शर्ट उतना खरीद रहा है, सब मार्केट तो बंद है। लेकिन उस टाइम पे जब मास्क बनना शुरू हुआ, भाई मास्क की जरूरत है, पीपुल हैव टू मूव आउटसाइड, तो मास्क लगा के जाएंगे, तो उन्होंने जितनी भी कंपनी थी बांग्लादेश की, उन्होंने मास्क बनाना शुरू कर दिया, थाउजेंड्स ऑफ मास्क। इंडिया की में कंपनी थी, एंड इंडिया, बांग्लादेश, दीज आर द कंट्रीज व्हिच सप्लाइड मास्क टू द अदर कंट्रीज एट दैट टाइम। हमारा अपना पॉपुलेशन है, उसके रिक्वायरमेंट है, सारी चीजें अपनी जगह। लेकिन एक प्रॉब्लम आई, उसमें हमने, लेकिन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस पीपल दे थॉट दैट ओके इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप न्यू टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड वी आर गोइंग टू एक्सेल इन दैट। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग अनदर स्किल दैट इज रिक्वायर्ड। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द टीचर एंड फॉर द स्टूडेंट बोथ। हम लोग टीचर स्टूडेंट के रिलेशनशिप में बात कर रहे हैं, तो इसको देखना पड़ेगा कि एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ क्लियरली एंड लिसनिंग एक्टिवली। तो अपनी बात को कह पाना, चाहे रिटन फॉर्म में हो या वर्बल हो या आपका
बॉडी लैंग्वेज से हो, जैसे भी हो, एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ वेरी क्लियरली, ये एक स्किल है। और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास लिसनिंग स्किल भी होना चाहिए। एक टीचर के साथ ये सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो कम्युनिकेशन तो अपना डेवलप कर लेते हैं, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं होते जल्दी। दे आर नॉट लिसनिंग, वो लिसनिंग स्किल को अपना थोड़ा कमजोर कर लेते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि भाई लिसनिंग स्किल आपके पास होना चाहिए, ताकि जब जब कोई भी स्टूडेंट आपसे कोई सवाल करे तो आप उसको पेशेंटली सुनिए, उसको फिर एवेलुएट कीजिए, उसका जो जेन्युइन सही अंडरस्टैंडेबल जो जवाब हो सकता है आप उसको दीजिए। ये कम्युनिकेशन का पार्ट है, सिर्फ बोलना पार्ट नहीं है, लिसन करना भी सबसे इम्पोर्टेंट। अच्छा, हम लोग जो सेल्स मैनेजमेंट के टीचर रहे, जो सेल्समैन का तो काम होता है, जब एक बार स्टार्ट होता है तो रुकता नहीं। तो ये तो कभी कभी हमारे साथ भी होता है, भाई हम भी टीचर हैं, तो जब चलते हैं एक बार चल शुरू करते हैं तो 45 मिनट के पहले रुकते नहीं। ये जनरल होता है हम लोगों के साथ, ऐसे टीचर हम लोगों की आदत हो चुकी है। तो ये है, लेकिन हम लोग उसमें कहते हैं भाई साहब, अगर सेल्स पर्सन, इफ यू हैव टू बी इफेक्टिव सेल्स पर्सन, यू मस्ट बी ए लिसनर। वो कस्टमर क्या कह रहा है आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो, तो उनको उनके प्रॉब्लम तुम कैसे सॉल्व करोगे? तुम उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, तुम्हारा सामान नहीं बिकेगा। तो ये जो लिसनिंग का जो पार्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, और इसको हम लोग हमेशा उसको कम्युनिकेशन के साथ जोड़ के चलते हैं। ये एक्सप्रेसिंग वनसेल्फ क्लियरली एंड लिसनिंग इफेक्टिवली एक्टिवली। सो ये जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सिंपल क्लास में जिसको भी आप पढ़ाते हो, आप एक कोई प्रोजेक्ट दे दीजिए, ठीक है। बहुत सारे लड़के मिलेंगे जो आपके क्लास में बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बिल्कुल सुपर एबव द लॉ, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो अपने आप में इतने सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं ड्यू टू देयर इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज एंड मेनी थिंग्स, कि वो दूसरे के साथ काम करना पसंद नहीं करते। इस तरह के लड़के अगर हैं तो वो आगे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। एक स्टेज तक सक्सेस मिल सकता है उनको, लेकिन दे विल नॉट बी वेरी मच सक्सेसफुल इन द प्रेजेंट सेटअप। क्यों? कि प्रेजेंट सेटअप में बहुत सारा काम है जो विच इज वर्किंग जस्ट लाइक ए प्रोजेक्ट, वो बहुत सारी चीजों को जोड़ के चलना पड़ता है। मेनली अगर आईटी कंपनीज में अगर आप जाएं तो एक से एक वहां आपको इंटेलिजेंट लोग मिल जाएंगे, और बहुत सारे लोग होते हैं उसमें जिनको रिटेन नहीं कर पाती है कंपनी। वो कहती है भैया अगर ये चला जाए तो भी कोई बुरा नहीं, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, लेकिन वो क्या है, उनके इंटेलिजेंस से वो कंपनी फायदा नहीं उठा पाती, इसलिए कि वो दूसरों के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। वो इतने अपने आप में इंडिविजुअली वो अपने आप को इतना स्ट्रांग मानते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को इतना स्ट्रांग मानते हैं कि दूसरे की सुनने के लिए तैयार नहीं। तो ये जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है करियर के लिए, इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए। तो इसको जो WHO ये कहता है कि भाई ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है इसको बिल्ड करना जरूरी है। बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग हेल्थी रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी में हो, कम्युनिटी में हो, वर्क प्लेस पे हो, फैमिली में हो, जहाँ भी हो, ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप अपनी बात कहें, दूसरे की बात सुने, तो अपनी बात सुनाएं, फिर उसके बाद आगे बात बढ़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए स्ट्रेस जो है वो तो हर टाइम रहेगा इंसान के साथ, जब तक आदमी जिंदा है तब तक उसके साथ स्ट्रेस है। ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन हर आदमी को, फिजिकल हो या मेंटल हो, इमोशनल हो, स्ट्रेस रहता है। अब उसको ये कि आप उसको कैसे कोप करते हैं। हमारे टीचर हुआ करते थे जो IIM अहमदाबाद में, जब उन्होंने 1 साल का कोर्स किया, तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के उस जमाने में सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी माने जाते थे इंडिया में, इसलिए उनके बहुत रिसर्चर्स थे स्ट्रेस मैनेजमेंट में, बहुत सारे उनका काम था, एकेडमिक ऑल्सो एंड कंसल्टेंसी ऑल्सो। तो कंपनी में वो ट्रेन भी करते थे, जो एग्जीक्यूटिव से हायर लेवल पे जो मैनेजर्स थे, जो जनरल मैनेजर और चेयरमैन ऑफ द कंपनीज, उनकी ट्रेनिंग किया करते थे। तो वो जो स्ट्रेस को कोप करने के लिए he used to suggest, उस टाइम पे, आई एम टॉकिंग ऑफ अबाउट 35 years फ्रॉम नाउ, तो उस टाइम पे आज की तरह जिम नहीं अवेलेबल होता था। पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हार्डली 1-2 जिम कहीं शायद हो तो हो, वरना कहीं कहीं पे छोटा छोटा ग्रुप बना के लोग जो है कभी शाम को कुश्ती खेल या कुछ इस तरह का था। लेकिन जिम as वी आर गेटिंग नाउ हियर इन इंडियन सोसाइटी, अभी छोटे शहर में भी चले जाइए तो आपको जिम मिल जाएंगे, उसमें डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स रखे हुए मिल जाएंगे। तो वो जो ट्रेनिंग करते थे उसके कोपिंग में कहते थे
कि हैव 1 hour ऑफ योर टाइम फॉर गोइंग टू द जिम। आप जिम जाइए और वहां आप प्रैक्टिस कीजिए। तो हम लोग उनसे कहते थे सर ये जिम जाके करेंगे क्या? ये तो जितने भी लोग हैं दे आर वेरी हेवी पीपुल। तो वो कहते थे कि वो हेवी इसीलिए कि वो जिम नहीं जाते। अच्छा, तो जिम जाके करेंगे क्या? कहेंगे तो वही कहते थे कि जब जो वो जिम जाएंगे वहाँ जो भी मशीन इक्विपमेंट होगा, वहाँ जो ट्रेनर होता है ना, उनकी फिजिक को देख के, उनके पोजीशन को देख के वो उनको ट्रेनिंग के लिए मशीन बताएगा कि भाई ये मशीन है। तो हम लोग जानते नहीं थे, हम लोगों ने कहा भाई पता नहीं होगा भाई, वो अमेरिकन सिस्टम से उन्होंने डेवलप किया था। तो वो यही कहा करते थे कि वी यूज्ड टू सजेस्ट दैट ओके यू शुड गो टू द जिम, व्हाई? सो दैट यू शुड रिड्यूस योर स्ट्रेस। तो जब फिजिकल, जब बॉडी से, तो वो ये कहते थे कि जब बॉडी से पसीना निकलेगा, थोड़ी देर यू आर अवे फ्रॉम योर कंपनी एंड द प्रॉब्लम रिलेटेड विद द कंपनी, आप जब वहां जाके जिम में कसरत करेंगे तो इसकी वजह से आपकी फिटनेस भी बढ़ जाएगी और जो आपका स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल वो देते थे कि कभी कभी जो ये एग्जीक्यूटिव से कभी महीने 2 महीने में, साल में 1-2 बार, कभी कभी आप देखेंगे कि वो इतना ज्यादा चार्ज होते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय अगर मिल गया, इवन चपरासी भी अगर मिल गया, तो उसको इतना डांटेंगे, लगेगा कि भाई आप ये इतना बड़ा आदमी हो कि इस बेचारे गरीब आदमी को इतना डांट रहा है, इसका क्या सेंस है, ब्लाउज है, उसको परेशान कर रखा। तो वो ये कहते थे कि ये जो शाउटिंग है, ये जो शाउटिंग है, जब आप शाउट करते हैं, इट इज गोइंग टू रिड्यूस योर स्ट्रेस। तो वो उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स वो दिया करते थे। तो ये जो पार्ट है उसमें वो ये कहते थे कि स्ट्रेस को कम करना बहुत जरूरी है, उसको कोप करने की जरूरत है, खत्म नहीं होगा। वो ये कहते थे खत्म नहीं होगा, इट विल बी देयर बट यू शुड नो हाउ टू हैंडल दैट। कोपिंग विथ योर इमोशन, डिफरेंट, हमारे इमोशंस बहुत सारी चीजों से लगे हुए हैं, हमारी फैमिली से है, हमारे बच्चों से है, बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो लैंग्वेज से हमारे इमोशंस लगे हुए होते हैं, हमारे रीजन से लगे हुए होते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट को कोई बुरा कह दे, हमें बुरा लगता है, हमारे गांव को कोई बुरा कह दे, हमें बुरा लगता है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट में जो लोग रहते हैं उनमें से मैं 2%, 1% को भी नहीं जानता, लेकिन कोई आदमी अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट को, हमारे गाँव में का आदमी है, ठीक है, गाँव वाले को हम ऑलमोस्ट 90% लोगों को जानते हैं, 99% को जानते हैं। तो उसमें अगर किसी को बुरा कह देगा तो गाँव को हमारे बुरा कह दे तो हमें बुरा लगता है, बिकॉज वी आर अटैच टू दैट, हमारा इमोशन उससे अटैच है। मैं जिस गेम को खेलता हूँ अगर उसको कोई बुरा कह दे, हमने जो कोई चीज परफॉर्म किया उसको कोई बुरा कह दे, तो उससे हमारा इमोशनल एक अटैचमेंट होता है। तो ये WHO कहता है कि ये जो लाइफ स्किल है इसको डेवलप करने की जरूरत है और दिस शुड बी इनकलकेटेड अमंग द टीचर्स एंड स्टूडेंट बोथ। अब ये तो मैंने उसका डिटेल है जो मैंने अभी आपको बता दिया। अब आइए देखिए, लेकिन ये सिर्फ स्किल से नहीं चलेगा, ये जो 10 पार्ट तो इन्हीं के थे। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम हमारे पास 3-4 मिनट रह गया है। अदर इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल देखिए, ये हमारा टाइम मैनेजमेंट है। ये हमारे पास टाइम, आपके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी है, और हमारे प्रधानमंत्री के पास भी वही 24 घंटे हैं जितना हमारे प्रेसिडेंट के पास है। बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, आपको प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग इन केस ऑफ टाइम मैनेजमेंट इज activities are many, you have to determine which activity is to be performed first, so prioritize your work and go according to that. डिजिटल लिटरेसी आज के जमाने में, अब जैसे आपने देखा अब मुझे शेयर ही नहीं हो रहा, मैं हालांकि बहुत पीपीटी में मैं यूज करता हूँ, लेकिन अगर मैं वहां होता सेंटर पे तो मेरे लिए 2 मिनट का मसला था। अब इसमें मुझे बेटी को बुलाना पड़ा, भैया तू देख क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो डिजिटल लिटरेसी, अब जाहिर सी बात है, अब जितनी चीजें आ रही हैं रोज, अब ये हमारा जो रेडिफ मेल है इसकी शक्ल ही बदल दी। पहले अभी 5-6 साल से एक तरह के चला था, अभी उन्होंने चेंज कर दिया। तो डिजिटल लिटरेसी, उसमें यूजिंग टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली एंड रिस्पॉन्सिबली, एडेप्टेबिलिटी एंड लीडरशिप एंड टीम वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो आपकी लीडरशिप नहीं चलेगी। लीडर का मतलब वही नहीं सिर्फ पॉलिटिकल लीडर, पर्सन हु इज लीडिंग द लाइफ द फैमिली। आप उसकी पोजीशन में, आप लीडर की पोजीशन में है, आपके 2 बच्चे हैं, बीवी है, आप हैं, आपकी पोजीशन लीडर की है। तो वो जो लीडरशिप है, टीम वर्क है, ये इंपॉर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग मैनेजिंग वंस ओन इमोशन एंड दोज ऑफ द अदर्स, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपका अपना गोल सेटिंग, आप क्या करना चाहते हैं। हमारे एक टीचर हैं, वो जब भी जाते हैं कहीं भी तो वो कहते हैं भैया ये बताओ अमंग द स्टूडेंट कि लाइफ में क्या बनना चाहते हो, व्हाट यू वुड लाइक टू बी आफ्टर 10 years, what would you like to be after 15 years,
व्हाट इज योर फाइनल गेम ऑफ योर लाइफ। तो गोल सेटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हम 10 साल में हमको जनरल मैनेजर हो जाना है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का, ठीक है साहब, आप स्टील अथॉरिटी ज्वाइन कीजिए, मैनेजरियल कैडर में जाइए एंड ट्राई टू गेट प्रोमोटेड एंड सो दैट आफ्टर 15 years यू विल बी द जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी। तो आपने गोल सेट कर लिया, GM बनना है। तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी, अब ये जो जितनी भी स्किल्स थे वो अपनी जगह है, लेकिन ये जो चीजें ये हमारा 21st सेंचुरी में बिल्कुल अलग सी चीजें नहीं आ गई। अब फाइनेंशियल लिटरेसी इतने टाइप की चीज, अब इंश्योरेंस है, अब वो क्या है, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस है। अब अपना पैसा जमा कीजिए, उससे इंश्योरेंस भी लिंक है, वो पैसा डिपॉजिट भी है। समथिंग गोज रॉन्ग तो दे विल बी पेइंग द इंश्योरेंस अमाउंट आल्सो। अब फाइनेंशियल लिटरेसी में कौन सा अकाउंट हमको खोलना चाहिए विच इज गोइंग टू गिव मी बेनिफिट, सेविंग मनी अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स अकाउंट, कौन सा अकाउंट है, करंट सॉरी टाइम डिपॉजिट है, बहुत सारी चीजें। आप अपने आप को कैसे कंट्रोल करेंगे, सेल्फ रेगुलेशन, ये एक आपका अपना है। इसमें इमोशंस भी आते हैं, इसमें स्ट्रेस भी आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट which is required nowadays and which is missing among our younger students and the teachers also, among us also, that is positive thinking। वो हमारा अप्रोच क्या होता है ना, वो आधा ग्लास है, आधा ग्लास खाली है या आधा ग्लास आधा भरा है, ये तो एक बात हो गई। पॉजिटिव थिंकिंग में एक एग्जांपल हम लोग जनरली देते हैं, हम लोग सुनते आ रहे हैं बहुत दिनों से। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग में ये है कि भाई मेंटेनिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एंड आउटलुक, बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम हमारी थिंकिंग पॉजिटिव नहीं है, हमेशा थ्रू आउट यू आर हैविंग द नेगेटिव थिंकिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स, इट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम इन योर माइंड। तो इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस है, उसमें कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट आता है। डिस्प्यूट हैंडलिंग है, अब उसको कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे, ये एक स्किल है, हर आदमी नहीं कर पाता है इसको। तो उसमें हम लोग क्या है कि भाई ठीक है आप नहीं कर पा रहे हैं, आप एक तीसरे आदमी को ले आइए, आर्बिट्रेटर जनरली लोग कहते हैं, अच्छा साहब वो बड़ा आदमी है, वो एजेड आदमी है, वो एक्सपीरियंस आदमी है, नहीं वो जो आदमी कह देगा उसकी बात हम मान लेंगे। तो कैसे डिस्प्यूट को हैंडल करना है हम, there are situations in which the people say that no, I don't want anyone's involvement, it is between you and me, we should discuss and we should finish it. If there is any contradiction, if there is any conflict, it is between you and me and we are going to do that। तो ये जो स्किल्स हैं, ये जो हम लोग 21st सेंचुरी में, ये फाइनेंशियल लिटरेसी है, डिजिटल लिटरेसी है, ये पॉजिटिव थिंकिंग है, ये बहुत सारी चीजें पहले से थी, लेकिन अब वो सब ट्रांसलेट हो रही हैं। उन सब चीजों के लिए हम लोग ने उनको कैप्शनाइज कर दिया, भाई ये चीजें होनी चाहिए, ये स्किल रिक्वायर्ड है इसका। मैंने रिलेशनशिप को मेंटेन कैसे करना, बहुत सारे लोग आप देखेंगे रिलेशनशिप बनता तो है लेकिन बिगड़ता भी उसी हिसाब से। आज की दोस्ती है, कल पता चला कि खत्म हो गई, परसों दुश्मनी में भी बदल गई। तो ये मैनेजमेंट, ये रिलेशनशिप मैनेजमेंट नहीं है। ये अब होता है, डिफरेंसेस होते हैं। जब आपको पता चलता है कि आपका दोस्त आपका दोस्त नहीं है, वो कहीं से भी आपसे दुश्मनी के लिए तैयार हो गया, कहीं किसी और ने कुछ कह दिया तो आपके खिलाफ हो गया, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप कैसे उस रिलेशनशिप को कहते हैं। ये एक अनदर वे ऑफ लुकिंग एट द 7 स्किल्स। और इसमें कहते हैं कि सेल्फ कंट्रोल है, पर्सपेक्टिव टेकिंग है, कम्युनिकेशन है, मेकिंग कनेक्शन है, क्रिटिकल थिंकिंग, टेकिंग चैलेंजेस, इंगेज लर्निंग, ये सब ये पॉइंट्स हैं, ये इसको एक्सप्लेनेशन है। अब कुछ स्किल्स ये भी हैं, आप इसको भी देखिए, इसको पॉलिसी में अभी आप पाएंगे कहीं ना कहीं पे। और among the student and the teachers also we find practicing self care, coping with the failure, very important। अब भाई सक्सेस और फेलियर तो पार्ट है लाइफ के। समटाइम्स वी आर सक्सेसफुल, कभी कभी होता है, हम लोग सुनते हैं भाई, लोग कहते हैं अरे भाई वो बड़ा आदमी हो गया, तो भाई बड़ा आदमी हो गया, तुम्हारा दोस्त हो, बोला नहीं अब वो बड़ा आदमी हो गया, अब मेरी नहीं सुनता है। अच्छा, अब जो बात तो सुनने की तो छोड़ दो, अब तो सलाम दुआ भी नहीं रखता, क्योंकि भाई मैं तो छोटा रह गया, वो बहुत बड़ा हो गया। तो ये एक है जो सक्सेस बहुत लोगों को नहीं हजम होता है, फेलियर बहुत लोगों को नहीं हजम होता है। पीपल कमिट सुसाइड, सक्सेस हजम नहीं होता है तो रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। ये वी आर फाइंडिंग इट। तो टाइम मैनेजमेंट जानना, एबिलिटी टू फील एंड अंडरस्टैंड अदर, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, मनी रिलेटेड मैटर, ये स्किल है। डिसीजन मेकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, असेसमेंट, कोलैबोरेशन, ये सब स्किल्स हैं। उसको हमने ये 20 कुछ और स्किल्स हैं। अदर पीपल, अदर साइकोलॉजिस्ट, देयर क्रिएटिविटी इज द इम्पोर्टेंट इन एजुकेशन एज लिटरेसी।
अब उन्होंने कहा कि क्रिएटिविटी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लिटरेसी इंपॉर्टेंट है। जो 21st सेंचुरी में बगैर क्रिएटिविटी का काम नहीं चलेगा, ये इतना इंपॉर्टेंट इसको मान रहे हैं। हकीकत भी है, जितना इनोवेशन हो रहा है, जितने रिसर्चेज आ रहे हैं, जितने रिजल्ट्स आ रहे हैं, दे आर शोइंग लाइक दैट टेक्नोलॉजी की लिटरेसी है, लाइफ लॉन्ग लर्नर है। आवर पॉलिसी टॉक्स अबाउट दिस लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये इसकी स्किल है विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये भी इन्होंने उसी का कैटेगराइजेशन है, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, 7 C's ऑफ स्किल, दिस इज अनदर वे ऑफ थिंकिंग। उसमें बहुत सारी चीजें वही है, बट बिकॉज वी नो इन एकेडमिक्स चीजों को आसान करके बताना, तो ये वही है 7 skills of 21st century, वी हैव कंसीडर्ड देम ऑल। तो देखिए, नाउ आई एम कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट पार्ट ऑफ इट, तो दैट देखिए यहाँ पे हम लोगों का रोल इंपॉर्टेंट है। मैं मुश्किल से 5 मिनट और दूंगा, बिकॉज आई नो दैट टाइम इज ऑलरेडी पास एंड आई हैव टेकन मच मोर। ये जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के टीचर है ना, वी जनरली स्ट्रेस द फर्स्ट पॉइंट ओनली कि साहब टीचिंग मेरा काम है। टीचिंग में क्या है, डिसिमिनेशन ऑफ नॉलेज है, लेकिन हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट काम है क्रिएशन ऑफ नॉलेज। अगर हम इसमें मिस कर रहे हैं तो हमारा प्रमोशन भी नहीं हो पा रहा है, नहीं होगा। तो क्रिएशन ऑफ नॉलेज के लिए हमें रिसर्च को करना पड़ेगा। रिसर्च में आप अपना रिसर्च कीजिए या आप रिसर्च के प्रोजेक्ट लीजिए। ICSSR है फॉर एग्जांपल, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, सोशल साइंस वालों को फाइनेंस करता है। ICHR है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, जो हिस्ट्री के टीचर्स हैं, वहाँ से फाइनेंस मिल जाता है। AICTE है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में है और मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, उनको वहाँ से फाइनेंस मिल जाता है। उसके बाद ICSR है, वहाँ से मिल जाता है। तो रिसर्च प्रोजेक्ट्स आप लीजिए। ये एज ए यूनिवर्सिटी, हम स्कूल टीचर नहीं है कि टेक्स्ट बुक दे दीजिएगा, उसी से हमने पढ़ाया और गुड बाय। नहीं, हमारा क्रिएशन नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट द डिसिमिनेशन ऑफ नॉलेज। तो उसके टीचिंग हम कर रहे हैं, लेकिन जो क्रिएशन ऑफ नॉलेज है हम लोग जनरली उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। उसको हम लोग कहते हैं यार पढ़ाना हमारा काम है, लेकिन वो पढ़ाने के लिए जो मैटर है वो तो रोज नया नया आना है, उसको नया हमें लाना है, वो जरूरी है। देन क्वालिटी पब्लिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज के टाइम में करियर अगर बनाना है तो पब्लिकेशन को बढ़ाना है। बिकॉज पब्लिश और पेरिश, सिंपल सा एक सेंटेंस आता है, पब्लिश और पेरिश, या तो पब्लिश करो या छुट्टी पाओ। तो ये है। फिर उसके बाद हमारा जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन है। अब कोई आदमी है, उसमें प्रॉक्टर है, कोई डीन स्टूडेंट का आदमी है, कोई वार्डन है, कोई प्रोवोस्ट है, कोई स्पोर्ट्स का इंचार्ज है, कोई जो इवेंट्स हैं उसके इंचार्ज है। ये एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट्स हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज है। ये सारे स्किल्स जो है दे आर द फंक्शंस, तो उससे रिलेट करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कभी जोर नहीं देते, वो हमारा एक्स्ट्रा रीडिंग है। देखिए, एज ए टीचर अगर हमने 7th पॉइंट को छोड़ दिया तो ये समझिए कि हमने जिंदगी के में जो रस है हमारा, हमने उसको छोड़ दिया। ये रस जो हिंदी में क्या है, संस्कृत में रासा भी कहते हैं उसे, ये वो रस है जिसको हमने छोड़ दिया। देखिए, हम मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमें अच्छा लगता है हिंदी हो या उर्दू हो, उसकी पोइट्री को पढ़ना। अब ये अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या है, ये एक्स्ट्रा रीडिंग नहीं है हमारी। और ये एक्स्ट्रा रीडिंग जो है वो आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करता है। ये दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। जब आप कोई भी चीज पढ़ेंगे, बहुत सारी किताबें आती है जो मोटिवेशनल बुक्स होती हैं। There are so many motivational books which we are finding. बहुत सारी किताबें हैं जो लोगों ने ट्रेवल किया, ट्रेवलॉज लिखा है, जिसको सफरनामा कहते हैं कि भाई उन्होंने सफर किया और वहां से लिखा। तो जो आदमी सफर करता है, जिसने आदमी अपने आंखों से देखी होती चीजें, जब उसको लिखता है तो उसके लिखने का एक अंदाज भी अलग होता है। जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि मैं भी वहीं खड़ा हूँ जहां वो खड़ा था। तो वो एक है। कुछ लोगों की आप बीती होती है, जो ऑटोबायोग्राफी है, जिंदगी में उसने क्या क्या चीजें। अगर आपने अबुल कलाम पीके अबुल कलाम की अगर आपने वो पढ़ी होगी, जो पहली किताब थी उनकी, विंग्स ऑफ फायर, तो अब उसमें उन्होंने जो अपने बारे में लिखा है कि व्हाई आई बिकेम वेजिटेरियन, वो थ्रू आउट वेजिटेरियन रहे लाइफ में। एक सेंटेंस जब उन्होंने जब आया तो मैंने उस सेंटेंस पे मैंने पढ़ना रोक दिया, और फिर मैं कई दिनों के बाद मैंने उस किताब को खोला। उन्होंने कहा कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे कि हम मीट खा सके। दिस वाज द लेवल ऑफ हिज पॉवर्टी व्हिच ही हैज मेंशन इन हिज बुक
विंग्स ऑफ फायर, कि हमारे पास इतना नहीं था कि हम मीट खा सके, तो आई वॉज कंपेल्ड टू गो फॉर वेजिटेरियन एंड ही कंटिन्यूड थ्रू आउट हिज लाइफ एज ए वेजिटेरियन। तो एक आदमी ने अपनी जिंदगी को किस तरह से देखा है, और उसने इसको छुपाया नहीं, उसने उसको कहीं कंसील नहीं किया। गांधी जी ने कैटल का स्पेलिंग गलत बताया तो उन्होंने लिखा अपनी किताब में, जो उनकी किताब है सर्चिंग फॉर ट्रूथ, उसमें उन्होंने इस बात को लिखा कि जब अंग्रेजी के टीचर ने उनसे पूछा कि केटल का स्पेलिंग करो, तो उन्होंने केटल का वो स्पेलिंग किया जो केतली, जो चाय की केतली होती है केटल की जगह पे, जो उन्होंने लिखा उसको। तो जब आप किसी की लाइफ हिस्ट्री आप जब पढ़ेंगे, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, ये आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करेगा। और कोई भी चीज, कोई भी किताब आप पढ़िए, आप उसमें से एक सेंटेंस अगर आपके काम का है जो कभी आप यूज कर सकते हो, तो आपको लगेगा कि चलो मेरा पढ़ा हुआ, मेरा पैसा किताब पे खर्च किया हुआ, मेरा टाइम लगाया हुआ, हमें आज काम आ गया। मैं इस पे एक लाइन करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक किताब थी हमारे उस्ताद उर्दू में, उन्होंने पढ़ाई, वो किताब उन्होंने लिखी जब वो इसमें थे क्या नाम है, मॉरिशस गए हुए थे। तो उन्होंने लिखा अपने, उस किताब का नाम था अलीगढ़ से अलीगढ़ तक। ही वॉज फ्रॉम अलीगढ़, ही वॉज टीचिंग इन अलीगढ़, ही वॉज ए स्टूडेंट ऑफ AMU एंड ही वॉज टीचर ऑफ AMU। लेकिन उन्होंने AMU के बारे में बहुत कम लिखा। उसमें लिखा किसके बारे में, जिस मार्केट में फर्स्ट फ्लोर पे उनका घर था, उस मार्केट में जितनी दुकानें थी और जितने लोग काम करते थे, जिसको उन्होंने बरसों देखा था, उन्होंने उन लोगों के बारे में लिखा। छोटे छोटे दुकानदार, किसी की चाय की दुकान, किसी की स्टेशनरी की दुकान है, किसी के पर्सनल केयर की दुकान। उस किताब में उन्होंने, मैंने भी पढ़ना शुरू किया, मैंने भी दुकानें देखी हुई थी, तो मुझे भी अच्छा लगने लगा, मैंने पढ़ा। मैं क्यों उस किताब का नाम लेता हूँ और क्यों मैं उसको अभी आपके सामने कोट कर रहा हूँ, उसमें उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के एक जगह कोट किया। सिर्फ 3 जुमले हैं, वही मैं जुमला, जो जाहिर बात है रविंद्रनाथ टैगोर ने उसको बांग्ला में लिखा होगा, इन्होंने उसको उर्दू में लिखा। वो 3 जुमले मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये एक्स्ट्रा रीडिंग की वजह से है। मैं मैनेजमेंट का टीचर हूँ, मुझे तो ये बिजनेस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये हमारा एरिया है। लेकिन मैंने पढ़ी एक किताब, ठीक है, उसमें उन्होंने कहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर के सेंटेंसेस है जो उर्दू में उन्होंने ट्रांसलेट किया, मैं वो आपके सामने रखता हूँ। सेंटेंस यहाँ शो करता हूँ इन्वर्टेड कॉमा के साथ। डूबता हुआ सूरज ये ऐलान करता है कि है कोई जो मेरी जगह लेगा। ये पहला सेंटेंस है। डूबता हुआ सूरज ये ऐलान करता है कि है कोई जो मेरी जगह लेगा। दूसरा सेंटेंस, एक दिया जिसमें अभी थोड़ा तेल बाकी है कहता है मैं कोशिश करूंगा। जब ये 2 सेंटेंस मेरे सामने आए, मैंने किताब बंद कर दी। मैंने कहा किताब के पैसे भी वसूल हो गए, मेरा टाइम भी वसूल हो गया। ये जो 2 जुमले हैं अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो एक सूरज, कहाँ सूरज है, पूरी दुनिया को रोशनी देता है, वो डूब रहा है, कल फिर निकलेगा, कल फिर रोशनी देगा, लेकिन डूबते हुए वक्त पे वो अंधेरा दे रहा है। एक दिया जिसमें अभी थोड़ा तेल बाकी है, वो जो पूरा तेल भी नहीं है, उसकी हिम्मत देखिए, वो कहता है कि मैं कोशिश करूंगा उस रोशनी के लिए जो डूबते हुए सूरज के जाने की वजह से हुआ है। आप देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर के इस जुमले में कितना दम है, कितनी ताकत है, कि जब आप इसको पढ़ेंगे और जब आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि दुनिया में कॉन्ट्रास्ट क्या है और कोशिश क्या चीज होती है, हिम्मत क्या चीज होती है, ये आपको वहां से मिलेगा। ये कहाँ से आई चीज जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। मेरा तो कीमत वसूल हो गया, मैंने आज आपके सामने ये बात रख दी, मेरे 2 जुमले आपके सामने हैं, मैंने ये एक्स्ट्रा रीडिंग से हासिल किया। एज ए टीचर हमने अगर इसको छोड़ दिया तो हमारी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट और जो अंदर के जो इमोशंस है ना इंसान के, वो नहीं आ पाएंगे। बहुत जरूरी है। तो एज ए टीचर एक्स्ट्रा रीडिंग वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट के लिए जो कोर्स में पढ़ना है, रजिस्ट्रेशन कराएं, प्रिपरेशन। अब ये पहली आने वाली क्लास की तैयारी हमारे बच्चे करते नहीं। उनको मालूम है कल कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, कल कौन सी कहानी पढ़ाई जाएगी, अगर वो हिंदी उर्दू में पढ़ रहे हैं तो
लेकिन वो पढ़ के नहीं जाएंगे। दिस इज देयर जॉब। अटेंडिंग द क्लास, वो क्लास ही नहीं अटेंड करते, अब हम उसको क्या करें? वो लैब नहीं जाते, वो प्रैक्टिकल नहीं करते। दिस इज देयर जॉब। गोइंग टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी नहीं जाएंगे तो उन्हें क्या पता चलेगा कौन सी किताब आई, कौन सा नया जर्नल आ गया, कौन से नए पब्लिकेशंस आए हैं। सारी किताबें तो नहीं खरीद सकता एक आदमी, तो उसको लाइब्रेरी जाना जरूरी है। वो विजिट करे, अखबार है, मैगजीन है, बहुत सारी चीजें हैं जो उसको देखने पढ़ने को मिल जाए। कुछ नहीं होगा, 2 दोस्त मिल जाएंगे वहां बात करने के लिए, वही बहुत हो जाएगा उसके लिए। अरे यार आज नई किताब आई है, मैंने देखा यार वो बहुत अच्छी किताब आ गई, अच्छा वही देखेंगे, फिर मैं बाद में देख लूंगा। तो लाइब्रेरी का जाना जरूरी है। सेशनल है, टर्मिनल है, ईयर एंड एग्जाम है, दे हैव टू अटेंड दैट। बहुत सारे बच्चे हैं, हमने अब देखा है, हम हॉस्टल में रह के, इम्तिहान का टाइम होता था, इम्तिहान के टाइम पे इम्तिहान शुरू हो गया और वो बैठे हुए हैं, क्या है भाई? अरे यार तुम्हारा तो पेपर था। बोला पेपर था तो क्या हुआ यार, कोई कुंभ का मेला 12 साल बाद आएगा, अभी अगले साल तो आ रहा है, ले अब दे ही नहीं रहे। तो इस तरह से भी बच्चे होते हैं। रीडिंग कोर्स मटेरियल, बुक्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट, ये बहुत जरूरी है। प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव, आज के जमाने में बगैर कॉम्पिटिशन के कोई चीज हासिल नहीं होती, तो उनके लिए हमें मोटिवेट भी करना है और उनको उसकी तैयारी भी करना है। गेम्स है, स्पोर्ट्स है, डिबेट है, कल्चरल प्रोग्राम है, इसमें उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो उसको लर्न करने को मिलता है। अगर आपने एक ड्रामा देख लिया, आपको पता चल जाएगा। एक ड्रामा था जो हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे, थैंक यू मिस्टर ग्लाड, एक ड्रामा था जो तमिल में लिखा गया, हमने उसको हिंदी में ये कमानी स्टेडियम दिल्ली में मैंने देखा। उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही था जिसमें कौवे की आवाज आती है, और ग्लाड साहब जो इतने ग्रेड हो रहे हैं उससे कौवे की आवाज को सुन के, कि हम लोगों को तजुब होता भाई कौवे में कौन सी आवाज की इतनी खुशी, भाई कोयल की आवाज में खुश हो तो समझ में आता है, तोते की आवाज में सुन। लेकिन वो ग्लैड साहब, उनका करेक्टर ही बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट करेक्टर था, पर्सनालिटी ही बिल्कुल डिफरेंट टाइप की थी। तो उसमें लगा कि अच्छा ऐसे भी लोग हो सकते हैं, लगता है। तो एक कल्चरल प्रोग्राम है, डिबेट है, इसमें करना, प्रेजेंटेशन है, जो भी, ताकि कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो, कैसे प्रेजेंट करना है। अभी पीपीटी जैसे चल रहा है उसके हिसाब से चल। रिक्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे टाइम में रिक्रिएशन के कुछ ही साधन हुआ करते थे। अलीगढ़ इज फेमस फॉर नुमाइश, तो हमारे यहाँ साल में एक बार नुमाइश लगती थी 11-12 दिन के लिए। तो नुमाइश क्या लगती थी, तो वो पूरा धमा चौकड़ी होती थी। दूसरा रिक्रिएशन हमारे जमाने में था कि हम लोग पिक्चर हॉल जाते थे, बेहिसाब पिक्चरें देखते थे। एक पिक्चर अगर शोले आ गई तो 10-12 बार देख लिया, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है। उमराव आ गई तो 4-5 बार देख लिया, कोई बात। त्रिशूल लग गई तो चलो तो 3-4 बार देख लो, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो रिक्रिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग एज है, ग्रोइंग एज है, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, बहुत सारी चीजें हैं। तो रिक्रिएशन की फैसिलिटी, रिक्रिएशन को क्रिएट करना स्टूडेंट्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो टीचर्स के स्किल है, वो जो रिक्वायरमेंट्स है, वो जो स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्किल डेवलपमेंट जरूरी है। इसमें टीचर का रोल भी इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट्स का रोल भी इम्पोर्टेंट है। ये है बहुत सारी चीजें हैं। आई हैव टेकन टू मच ऑफ टाइम एंड आई ट्राइड टू डिस्कस विथ यू द life skills which are required for the purpose of development in your career and the personal life, social life, and the life of the nation. We have tried to handle that. And the additional skills which are required in this 21st century, like the literacy related to finances, literacy related to the digital world, and so many new things which are happening. भी दुनिया इतनी छोटी हो गई है, तो थोड़ी छोटी सी चीज अगर अमेरिका में अभी हो जाए तो हमें मिनटों में पता चल जाता है कि अच्छा ये हो रहा है, इट इज हैपनिंग समवेयर, इट इज देयर, इस आदमी ने ये बात कही, इस आदमी ने ये बात कही। तो दुनिया तो इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से इतनी छोटी हो गई कि इंस्टेंट जिसको कहा जाए वो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसमें जो चीजें जो है, उससे जो रिक्वायरमेंट है, हमें पीछे नहीं रहना है। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, हमें आगे बढ़ना है, आगे देखना है, आगे मंजिल है। हमारी मंजिल पीछे नहीं है, जो पीछे चला गया वो हिस्ट्री है, मंजिल आगे है। वो बशीर बदर का शेर है कि जब से चला हूं बस मेरी मंजिल पे नजर है। मैंने तो कभी मील का पत्थर नहीं देखा कि एक मील के बाद वो दूसरा मील आ रहा है, हमने तो देखा ही नहीं उसे कि मील का पत्थर क्या होता है, कहाँ पे रुकना है। हम तो मंजिल पे नजर है, हमें तो कहाँ पहुंचना है। वी हैव टू सी दैट एज ए टीचर ऑल्सो, एंड वी हैव टू इनकलकेट दिस कल्चर अमंग द स्टूडेंट। दे हैव टू थिंक अबाउट फॉरवर्ड। तो दीज स्किल्स NEP ने उसको रिकॉग्नाइज किया है।
WHO ने इसके बारे में पहले से कह रखा है इन चीजों के बारे में. Modern skills which are required here, I have tried to assimilate these three things together. मुझे पास एक लिंकन का लेटर है जो उसके लिंकन ने लिखा था अपने बेटे के टीचर को, which I wanted to show you what he has written about that. But the time is, I have already taken too much time and it has already cost time. So I'm saying thank you to you people. And if there is any question, you can ask now. Very informative session, sir. You covered almost everything about the skills required in today's context. And more importantly, as you emphasized on continuous learning, that's, I think, which is very well needed for the academicians today. As extra reading, because people means every student looks at the educator in a different manner. And you don't know to whom you become an inspiration if you imbibe those things which might be motivational for him. और एक चीज जो आपने सर बोली थी क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल क्रिएटिव थिंकिंग के उससे कि whenever you are teaching something, because अब AI आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सारी चीजें, you should refer good sources. मतलब Yes. बिना सोचे समझे कुछ भी रील पे आ गया या कहीं कुछ सुन के हम क्लास में बता दें without reference, it's not good. So lifelong learning. जी नहीं बहुत अच्छा, आपने उसको अच्छा समराइज कर रखा है. जी आप कहें. मैं मार्केटिंग से ही हूँ, so I was very means I think the context you have said was really omnidirectional for everyone from every field would have been relating the same. Thanks a lot, sir. Thank you sir, thank you. Is there any more questions? Yes, if there is any question, I am here. Dr. Suniti, is there any more questions from any other candidate? No ma'am, अभी तो किसी ने नहीं बताया कुछ भी. आप बोलिए. Okay, so Professor Azam, yes, your erudite session informed us about the emphasis of the NEP treatise on restoring India to the stature of a Yes. knowledge superpower by yes, installing holistic pride in our nation, aiming for global citizenship. yes, In that respect, sir, you highlighted the need of the methods of teaching as innovative, critical, as well as multidisciplinary, yes, with a scientific temper which is all-inclusive and pluralistic, enhancing vital life skills like effective communication and time management, stress management, and many more, in addition to the acquiring of knowledge. yes, You also pointed out to the re-establishment of the vital role that a teacher plays in nation building, and also by keeping track of accountability and the Yes. constant self-improvement of teachers for the quality control of the education that we are imparting. yes, ma'am. You vitally highlighted the importance of interpersonal relationship as a path leading to effective education that the tenets of NEP 2020 aims at. Sir, we are heartily thankful to you for your invaluable time and erudition. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Have a good night. Thank you, sir. Thank you. Good night, sir. Enjoy Good life. night. वहाँ पे ऊपर खाली है. Shukriya, sir. Thank you, sir. Thank you very much. जी सर.